व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीर वोगे वसुंधरा? आयरनी नहीं है ये कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो और आप में आवाज ही नहीं है, आप किसी की क्या हेल्प करोगे? तो पहला इंसाइट तो यही हो गया। पैरेलली अपना ऑप्शनल अच्छा करना स्टार्ट कर दो। मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, बट आई लास्ट वाई सिविल सर्विसेज? पावर एंड स्टेटस। ये सभी को आ रहा होगा। एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन 5 घंटे, अगले दिन पढ़ते ही नहीं है, फिर क्या पता 12 घंटे पढ़ लें, फिर हफ्ता पढ़े ही ना। Someone who has not only achieved remarkable academic and professional success, but also serves as a true inspiration for all of us. Mr. Sanjeev Verma sir, please have a round of applause. Mr. Sanjeev Verma sir is the topper of JKS examination. Along with that, he has also appeared and qualified the UPSC exam. Sir's journey is not just a person's story, success story. It's a roadmap for every one of us. We are eager to hear from him also. So, listening to his perseverance and experiences, I would like to welcome Mr. Sanjeev Verma sir. Please welcome with a round of applause. हेलो एवरीवन। सर हमारी तरफ से जस्ट token of appreciation. Thank you so much, Like sir. always. Thank you so much for coming. Thank you. कैसे हैं सभी लोग? गुड, ऑल गुड। थोड़ी एनर्जी लाओ यार, यूथफुल एज में। मैंने कहा कैसे हैं सभी लोग? आवाज ही नहीं आ रही यार आपकी तो। ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, आपकी एस्पिरेशंस क्या है? लाइक व्हाई यू आर हियर, द बिग क्वेश्चन, व्हाई? हेलो, आई एम ऑडिबल? सो माय क्वेश्चन इज, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एनीबॉडी? अरे कोई आप लोगों को पता ही नहीं है आप लोग क्या कर रहे हो। इनसाइट्स लेने आए किस चीज के लिए? एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, बट आई लास्ट वाई सिविल सर्विसेज? एनीबॉडी जो खुद बोलना चाहे? एनीबॉडी? अरे बोल लो यार, एक बंदा तुमसे हैंडल नहीं हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कैसे हैंडल करोगे? एनीबॉडी इन द लास्ट? भाई ब्लैक शर्ट, हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। वाई? हेल्प करके अच्छा लगता है लोगों की, तो लोग कुछ बोलेंगे तो रिस्पॉन्ड करोगे ना, तो उसके लिए बोलना पड़ता है। आप यहाँ ही नहीं बोल रहे तो बाहर कैसे बोलोगे? तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? ऐसी आवाज होनी चाहिए, आप में एक एनर्जी होनी चाहिए। पहला इंसाइट, अगर आप इंसाइट लेने आए हो तो आप यूथफुल एज में हो और आप में एनर्जी ही नहीं है, तो आप किसी की क्या ही हेल्प करोगे? आप यूथफुल एज में हो और आप में एनर्जी ही नहीं है, तो आप किसी की क्या ही हेल्प करोगे? बेटा मिल लो, इज़न्ट इट? आयरनी नहीं है ये कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो और आप में आवाज ही नहीं है, आप किसी की क्या हेल्प करोगे? तो पहला इंसाइट तो यही हो गया, ठीक है? तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं मेरा नाम संजीव कुमार है और कायदे से मैं एक इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर वैसा ही हूँ जैसा यहाँ पे कोई भी बैठा इंजीनियर हो सकता है। यहाँ इंजीनियरिंग किस किसने की है? और किसी ने इंजीनियरिंग नहीं की यहाँ पे? अच्छा, मूवीज देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी देखिए, उसमें इंजीनियर की क्या परिभाषा होती है? कोई आइडिया? कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ नहीं आता उनको, चाहे वो IIT से हो या लोकल कॉलेज से हो। मेरा भी वही हाल है। तो सेकंड इंसाइट जो मैं आपको देना चाहता हूँ, प्लीज इस पे ध्यान से समझिएगा। जो भी बच्चा एग्जाम क्रैक करता है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आता है। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैं कॉलेज से पास हो रहा था तो हमारी प्रिंसिपल मैम खुद हमारे पास आई, वो हमारे HOD भी थी। उन्होंने बोला कि बेटा जिंदगी में कुछ कर पाओगे। आई वॉज दैट बैड ऑफ अ स्टूडेंट। सो सेकेंड इंसाइट ये बोलती है, जब जागो तभी सवेरा। समझ आ रहा सभी को? कि जब आप थोड़ा सा भी एनलाइटेंड हो जाओ
थोड़ा सा भी सीरियस हो जाओ, उस दिन से ही आपकी जिंदगी बदलना स्टार्ट हो जाती है। इनसाइट समझ आए दो तीन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ऑल क्लियर अभी तक? समझ आ रहा है? एनर्जी फिर से नहीं आपने ऐसे होनी चाहिए। आप में और एसएससी के बच्चों में फर्क क्या होगा, बता सकता है कोई? एनीबॉडी? एसएससी, बैंकिंग। अच्छा, आपने ब्यूरोक्रेसी क्यों ज्वाइन करनी? सिंपल क्वेश्चन। रीजन फॉर ज्वाइनिंग द ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस, जेकेएस, आईएएस, व्हाई? अच्छा, एम था आपका। वैसा ही किसी का एम बैंकिंग का होगा, किसी का एसएससी का होगा, किसी का आईएएस का होगा। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है मेरे को? जॉब डाइवर्सिटी और कुछ? एनीबॉडी एल्स? पे स्केल, बढ़िया है ये तो। इंस्पेक्टर ज्यादा पैसा कमाते हैं। माय फ्रेंड वो भी आईआरएस है एंड दे वेंट ऑन अ रेड, मतलब रेड मारते रहते हैं। वो असिस्टेंट कमिश्नर, सून गोइंग टू बी डिप्टी कमिश्नर इन इनकम टैक्स। तो इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनसे भी। जहाँ भी रेड होती है 10-15 लाख तो ऐसे उठा लेते हैं। ट्रस्ट मी, अगर वो वैसा भी देखा जाए तो इंस्पेक्टर, अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा जाए तो एसएससी वाले एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल अर्न मोर देन यू। उनके पास टाइम ज़्यादा होगा ज़िंदगी को देने के लिए, आपके पास टाइम नहीं होगा, 24/7 जॉब होगा। वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू है। एनीबॉडी एल्स? पावर एंड स्टेटस, वेरी गुड। विद पावर कम्स द व्हाट? जोर से बोलो यार, क्या कर रहे तुम? ऐसे कैसे चलेगा तुम्हारा? विद पावर्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी पहले तो। अगर आपको खुद को ही ड्रिप की जरूरत है, ठीक है, ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल करोगे? समझ आ रहा है? आप में एनर्जी ही नहीं है, आप कैसे बचे? थोड़ी एनर्जी शो करो पहले तो, ठीक है। तो इनकी बात से हम आगे चलते हैं। विद पावर्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर का मतलब क्या होता है? कि आपके पास डिसीजन लेने की पावर है। मानते हो नहीं मानते हो? और एसएससी वाले बच्चे को या कोई भी किसी और लोअर ग्रेड के बच्चे को, आई एम नॉट डिमीनिंग देम, बट दे काइंड ऑफ हैव टू ओबे द ऑर्डर्स। ये मानते हो? उसको ये नहीं डिसाइड करना है कि कब लाठी चार्ज करना है या नहीं करना है। ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार देता हूं। लेट्स अज्यूम कल को बाहर को दंगे हो जाते हैं दो ग्रुप्स के बीच। इट्स नॉट द सब इंस्पेक्टर और किसी को डिसीजन लेना, इट्स आइदर गोइंग टू बी डीएम और एसएसपी। बोथ आर ब्यूरोक्रेट बाय प्रोफेशन, राइट? समझ आ रहा है? सो द मेजर डिफरेंस इज कि बाकी बच्चों में और आप में क्या होगा? योर एबिलिटी टू टेक डिसीजन, एबिलिटी टू टेक फास्ट डिसीजन। जैसे कि मैं कुछ सोच के नहीं आया सेमिनार में, यहाँ से क्वेश्चन आया उसको एड्रेस किया, यहाँ से क्वेश्चन आया उसको एड्रेस किया, वहाँ से क्वेश्चन आया उसको एड्रेस किया। देयर इज नथिंग प्री प्लान्ड इन लाइफ। और जब कुछ प्री प्लान्ड नहीं होता, दैट्स वेयर द ब्लिस ऑफ गॉड कम्स। आपका हर एक सेकंड जब अनप्रेडिक्टेबल होता है जिंदगी को लेकर, उसको जिंदगी बोलते हैं, इजंट इट? कोई प्री प्लान जिंदगी थोड़ी ना होती है। लेट्स अज्यूम मैं आपको बता दूं कल आप ये करोगे, परसों आप ये करोगे, नेक्स्ट डे आप ये करोगे, कोई मजा थोड़ी ना आएगा जिंदगी जीने में। तो ये जॉब आपको क्या देगा? सबसे पहला मजा, आपको पता ही नहीं है कल आप क्या करोगे। आप प्लानिंग कर रहे होगे मैं कुछ सेलिब्रेट करूं, बाहर दंगे हो जाएंगे, कुछ दंगे हो रहे होंगे, आप पाओगे कि उनमें से ही कुछ लोग इतने अच्छे निकले कि उन्होंने कैसे उस चीज़ को काबू किया, एंड आप उन लोगों को नर्चर करोगे, एज अ क्या करोगे? एज अ शो करोगे कि ये लोग आइडल हैं, आप इनको फॉलो करो। ये सब कैसे आएगा? उसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या चाहिए? एनर्जी, जो आप में नहीं है अभी, ठीक है। सेकंड, एबिलिटी टू टेक डिसीजन फास्ट, इम्प्रॉम्प्टू, उसी समय सोच के। समझ आ रहा है? बाकी सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वो एक सेकेंडरी चीज है।
कहते हैं ना पहले एप्टीट्यूड होना चाहिए किसी भी चीज को लेके। अब इस क्लास में होप सो सभी IAS KS बन जाए, बट दिल पे हाथ रखना और ये बताना कि ये पॉसिबल है कि इस क्लास में ही सभी IAS KS बने। इज एन इम्पॉसिबल सा है ना। ऑल इंडिया में 1000 पोस्ट और IAS 180 बनते हैं एक साल में, ओपन में 73, KS में हर साल पोस्ट आती नहीं है, आई भी तो 75 80 90, लेट्स अज्यूम 100। छोटी सी जगह पे लेट्स अज्यूम 100 बच्चे, कितने सारे बैचेस पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ श्रीनगर में होंगे, कुछ घर बैठ के पढ़ रहे होंगे, कुछ यहाँ पढ़ रहे होंगे। और दिल पे हाथ रखो, ठीक है, और बताओ कि यहाँ बैठे क्या सभी बनेंगे ही बनेंगे? बहुत कम चांसेस। आई होप सभी बन जाए, सभी के सभी बन जाए। जो बनेंगे और जो नहीं बनेंगे उनमें क्या डिफरेंस है? एनीबडी? अरे बोलो ना यार। मैम आप बताइए। हार्ड वर्क और एंथुसियाज्म, राइट। और एनीबडी एल्स? अप्रोच एंड स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी। हम लास्ट, आप एक्सट्रीम लेफ्ट, क्या चाहिए? हार्ड वर्क एंड लक। लक छोड़ो, अभी लक पे आ गए ना। पार्डन? ग्रिट, ओके। एनीबडी एल्स? डिसिप्लिन। मैम आप क्या चाहिए? हार्ड वर्क। और कोई कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहता है? अच्छा, कभी किसी ने पाया कि कुछ बच्चे कम पढ़ के IAS बन जाते हैं और कुछ ज्यादा पढ़ के भी नहीं बन पाते? ऐसा आपने हर स्टेज पे पाया होगा अपने स्कूल टाइम पे। कुछ बच्चों को हम बोलते हैं एक्स फैक्टर है, ये स्पोर्ट्स में भी आगे होते हैं, पढ़ने में भी ठीक होते हैं और जॉब वॉब भी कर लेते हैं टाइम पे। कुछ बच्चे जो बहुत पढ़ते हैं उनको होता ही नहीं है। वैसे तो नहीं है कोई यहाँ पे कि बहुत पढ़ता है बट होता नहीं है। किसी को समझ आ रहा है? मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? स्मार्ट वर्क। आप बोलो। हाँ बताओ कुछ। स्मार्ट वर्क, ओके। ये सब ठीक है, ये सब क्या है? एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। समझ रहे हो? ये क्या है? एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स। हर एक चीज, चाहे वो हार्ड वर्क हो, परसिवरेंस हो, स्मार्ट वर्क हो। एक स्मार्ट, अगर दो चीजें आप दोनों को दी जाए, एक अलग तरीके से करेगा, एक अलग तरीके से करेगा, ठीक है? तो हर चीज क्या है? पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो जो सेलेक्ट होंगे और जो सेलेक्ट नहीं होंगे उनमें एक ही डिफरेंस होगा, पर्सनैलिटी का। एंड तभी आप किसी भी इंटरव्यू से पूछ लें, द मोमेंट अ कैंडिडेट एंटर्स दे नो कि इसको सेलेक्ट करना है और इसको नहीं करना। आपने सुना है? आपने सुना ये? द मोमेंट अ कैंडिडेट एंटर्स, ठीक है, तो इंटरव्यूअर को पता होता है इसको सेलेक्ट करना है और इसको नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए? याद रखना, इट्स ऑलवेज द पर्सनैलिटी, इट्स ऑलवेज द एप्टीट्यूड, हाउ यू कैरी योरसेल्फ। आपके थॉट्स क्या हैं, आप हो क्या, खुद में क्या हो। बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। इवन द सिलेबस इज सेकेंडरी। फर्स्ट आपका कैरेक्टर क्या है, आप हो क्या अपने आप में। द मोमेंट यू रियलाइज दैट, ट्रस्ट मी, ये एग्जाम उसी दिन आसान हो जाएगा। जितनी भी हवाबाजी है ना कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द मोमेंट आप वो कैरेक्टर शो करते हैं जो इस एग्जाम के लिए चाहिए, ठीक है, ये एग्जाम इससे आसान कुछ नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। स्पोर्ट्स कौन कौन खेलता है? अच्छा, बचपन में क्रिकेट किस किसने खेला है? खेला? क्रिकेट खेला बचपन में? ऐसा होता था कि हम सुबह बिना कुछ खाए घर से निकल गए, शाम को 3 बजे घर को आ रहे हैं और भूख नहीं लग रही है और थके भी नहीं है। अगले दिन फिर से वही रूटीन, 2 महीने की छुट्टियों में। ऐसा हुआ है ना? ऐसा क्यों होता है कि हम इतना हार्ड वर्क दुनिया के सेंस में करते हैं और हम थकते नहीं हैं?
वाई? पैशन है आपकी, वो पर्सनैलिटी। द मोमेंट वो पर्सनैलिटी आप इस जगह ले आते हो, ट्रस्ट मी, इस एग्जाम से इजियर एग्जाम कोई नहीं लगेगा आपको। फॉर दैट मैटर, मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे इस साल का एक टॉपर है, उसने बोला यूपीएससी से आसान कोई एग्जाम ही नहीं है। मैंने ग्रुप डी एग्जाम फेल किया, मैंने एसएससी के एग्जाम फेल किए, बट यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में हो गया, बिकॉज उसकी वो पर्सनैलिटी थी, उसका वो कैरेक्टर था। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने स्टैंडर्ड्स रेज करने हैं, दैट्स इट। ट्रस्ट मी, ये एग्जाम कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद हम अब क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? सो माय सोल एम्फेसिस इज कि बिल्ड योर पर्सनैलिटी, बिल्ड योर कैरेक्टर। ट्रस्ट मी, यू विल पास द एग्जाम। और फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप नीचे बैठ के पढ़ते हो कि ऊपर बैठ के पढ़ते हो, इस क्लास में पढ़ते हो कि सामने वाली बिल्डिंग में पढ़ते हो, वो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज यही है, क्लास है, टीचर है, अच्छा पढ़ा रहा है, दैट्स इट। खुद पढ़ रहे हो, किताब है, पढ़ रहे हो, डाउट के लिए गूगल कर रहे हो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं चाहिए। कमरे में एसी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से उठा के आपको बहु प्लाजा पढ़ा दिया जाए, उस बिल्डिंग में पढ़ा दिया जाए, इट डजंट मैटर। यू मस्ट हैव द पर्सनैलिटी, ओके? सो वंस अगेन, कैसे हो सभी? हाँ, थोड़ी सी और वैसे एक्सपेक्टेड था, बट अभी के लिए इतना ही काम चला लेते हैं। और एनर्जी हाई रखा करो प्लीज, ठीक है? यू आर फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है? फिर ये सभी को आ रहा होगा, एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन 5 घंटे, अगले दिन पढ़ते ही नहीं है, फिर क्या पता 12 घंटे पढ़ लें, फिर हफ्ता पढ़े ही ना। तो इंसिस्टिंग मतलब जो भी है कैसे रखें, ठीक है? इस चीज को ऐसे एक्सपीरियंस करना, आपने कभी पाया है कि आपको बहुत बुखार होता है बट आप तब भी ब्रश करते हो? ऐसा क्यों होता है? एनीबॉडी? ऐसा होता ही है ना कि आपको बहुत बुखार होता है तब भी आप ब्रश करते हो, सुबह उठते ही जब भी उठो आप ब्रश करो। व्हाई सो? हैबिट। जिंदगी आपकी हैबिट्स है, आदत। आप अक्सर पाओगे कोई शादी होगी, यहाँ पे मदिरा वाइन नहीं मिल रही होगी, तो जो शराबी होगा ना वो ढूंढ ही लेगा। जिसको सिगरेट चाहिए ना, वो ट्रेन में भी होगा जहाँ सिगरेट बैन है, वो ढूंढ ही लेगा कोई ना कोई तरीका सिगरेट ले जाने का। समझ रहे हो इस बात को? तो कुछ नहीं करना है, आपको आदत बनानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है कि आदत बनाए कैसे? ये एक मेजर क्वेश्चन है कि आदत बनाए कैसे। बहुत आसान रूल है, बहुत ही ज्यादा आसान रूल है। कॉपी योर मदर। वो कैसे? नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे सर्दियां हो या गर्मी, आप अक्सर पाओगे आपकी मदर का उठने का टाइम सेम है, जो आपकी दादी माँ होगी ना उसका उठने का टाइम सेम है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का उठने का टाइम सेम है। ये एक पैराडॉक्स है कि आप पाओगे कि जितना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं ना उतना ही हम रिग्रेस कर रहे हैं। एक किताब है एमिल डर्कheim की सुसाइड्स, उन्होंने इसके बारे में बात की है, द पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड रिग्रेस, कि जितना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उतना ही हम रिग्रेस कर रहे हैं। आइडियली हमारे फोर फादर्स, चाहे वो अनपढ़ थे आज की परिभाषा में, बट वो हमसे ज्यादा समझदार थे। उन्होंने एक कोड हैक कर लिया था कि जिंदगी जीनी कैसे। तो आप अक्सर पाओगे चाहे उनको बुखार हो, सर्दियां हो, बारिश हो, उनका उठने का टाइम सेम है। तो आपको सुबह 10 बजे उठना है ना, तो जिंदगी भर 10 बजे उठो। सुबह 5 बजे उठना है तो जिंदगी भर 5 बजे उठो। उसको ऑल्टर नहीं करना है कभी भी। ये नहीं है कि आज संडे है 10 बजे तक सो लेता हूँ या सो लेती हूँ, वैसे काम नहीं चलेगा। सेकेंड थिंग, आपका जो क्वेश्चन था कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, ठीक है? एक तो उठने का टाइम सेम होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है? कुछ भी हो जाए, जो मन है जिस एक टाइम फिक्स कर लिया, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को वैसे एडजस्ट कर लेना है, उससे फर्क नहीं पड़ता लाइफ टाइम के लिए। इट्स अ गोल्डन डे। सेकेंड थिंग,
आपको कभी बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आ सकता है। लेट्स अज्यूम यू हैव मेड अ प्लान कि आज मैं दिन भर पढ़ूंगा, बट आपके कजन्स आ जाते हैं, आप मूवी चले जाते हैं, शाम को 6 बजे फ्री होते हो, बट आपका प्लान है कि रात को 10 बजे तक पढ़ना है। मेजॉरिटी ऑफ द यू जितने भी यहाँ बैठे हैं आप मस्ती करोगे, 4 घंटे बचे, आज तो वेस्ट हो ही गया है, कल से पढ़ेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन, कल पे टालना। 4 घंटे है ना, न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे, एक टॉपिक रिवाइज कर पाओगे, उस 4 घंटे भी पढ़। 5 मिनट बचे हो ना, जो भी कोई इमरजेंसी प्लान आ जाए, 5 मिनट भी बचे हो ना, और पढ़ने का टाइम तो पढ़ना है। समझ रहे इस बात को? ये 2 काम कर लोगे, कंसिस्टेंसी, लाइक आप एकदम एक पीक पे चले जाओगे, बहुत प्रोग्रेस कर लोगे जल्दी। एंड द थर्ड थिंग व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सराउंड योरसेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल जिनका सेम गोल है। भाई रील देखी आपने जिसमें वो बोल रहा था कि बेल्जियन हॉर्सेस, अ सिंगल बेल्जियन हॉर्स कैन पुश 10,000 हॉर्स पावर, एंड 2 मिलके 23,000 करते, 32,000 करते। Why? They push each other. So 1 या 2, ज्यादा नहीं, भीड़ नहीं चाहिए। राजा के पास कभी भीड़ नहीं होती, याद रखना। 1, 2 या मैक्सिमम 3 दोस्त होने चाहिए जिनका सेम ग्रुप हो, सेम शेड्यूल हो और सेम टारगेट हो। ट्रस्ट मी, आपकी पढ़ाई एम्पलीफाई होती जाएगी, आपके टारगेट्स जल्दी अचीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 2-3 काम कर लोगे, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, आप आसानी से काम पूरा कर लोगे। राइट? एनीबॉडी एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम कुछ और भी बात करेंगे। अच्छा, खड़ा हो जाओ। अरे कोई बात नहीं। सर हमारी लास्ट में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अभी आने वाले दिन के लिए? ओह परफेक्ट, मैं तो इसी बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली, ये तो मैं उठ के बोलता हूँ, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो केएस कौन कौन दे रहा है इस साल का? केएस कौन कौन दे रहा है? बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बाकी क्यों नहीं दे रहे? एज नहीं है, प्रिपरेशन स्टार्ट। ओके ओके, फिर से रिमाइंड करना कौन कौन दे रहा है केएस इस बार? ये सब बच्चे केएस दे रहे हैं। आप में से पीवाईक्यू किस किस ने देखे हैं? पीवाईक्यू देखे? सभी ने देखे हैं जो दे रहा है, उसमें से क्या एनालाइज किया आपने? ये छोड़ो, पहले तो कट ऑफ कितना रहा है केएस का पिछले 3 बार से? 80 कौन बोल रहा है? हाँ 63, पहले 57, 63 है, नाउ 70 कह रहा हूँ। सो अंडर नो सर्कमस्टांसेस इस बार भी 75, 78 से ज्यादा कट ऑफ जाने वाला है। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, पहली बात तो ये। अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं ना, ये एक मेजर टॉपिक है जो मुझे डिस्कस करना है अभी, और इसको विस्तार से करना है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए चीज़ें। पीवाईक्यू देखा, कट ऑफ पता चला। लेट्स अज्यूम आपके 80+ मार्क्स आ जाएं एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस आप प्रीलियम फेल नहीं करोगे, ठीक है, पास हो जाएगा, प्रोवाइडेड सीसेट पास कर लो, जो आसान होता है। ठीक है, तो कितने मार्क्स चाहिए आपको? अरे जो अपीयर हो रहे हैं बोलो ना यार। 80+ मार्क्स आएंगे, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। समझ आ रहा है? अरे बोलो ना यार। ठीक है, 80 के लिए आपको कितने क्वेश्चंस ठीक करने हैं, इसको आप लिख लो जो जो दे रहे हैं, प्लीज राइट इट डाउन, आपको एंड में इसकी अहमियत पता चलेगी। इसको प्लीज को, जो भी बच्चा अपीयर हो रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, क्लैरिटी होना। दैट्स एन अनदर ट्रेट जो मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा था। आई टॉक्ड अबाउट पर्सनैलिटी, मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी क्या होती है, आप पता हो कि आप कर क्या रहे हो। हवा में तीर थोड़ी ना मारोगे, हवा में तीर थोड़ी ना मारोगे, वो कहीं भी चले जाएगा। वो एक परफेक्ट रेसिपी है डिजास्टर की, फेल होने की। आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो ना? बिल्कुल ही
आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये स्ट्रेटेजी आप यूपीएससी के प्री में अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो। वेरी वेरी रेयर चांस आपका दिन खराब हो तो आप फेल करोगे, अदरवाइज आप फेल नहीं करोगे। प्रोवाइडेड सी सेट पास कर लो, मेरा मतलब इंजीनियर तो कभी पढ़ाई नहीं। ठीक है, समझना इस बात को। आज तक पिछले 3 कट ऑफ कोई भी 75 क्रॉस नहीं किया है। इसका मतलब इस बार 80 प्लस मार्क्स ले आओ, 72 होगा हाईएस्ट, 80 प्लस मार्क्स ले आओ तो आप फेल नहीं होंगे। तो पहला आज घर जाके लिखना, टारगेट क्या होगा आपका? टारगेट 80 प्लस इन प्रीलिम्स। जिंदगी में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं या मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, यहां से आपको बहु प्लाजा जाना होगा तो आपके माइंड में है ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बहु प्लाजा जा रहा हूँ, मुझे नेस्कैफे जाना है, यहाँ पे डोमिनोज जाना है, कहीं भी जाना है, एडेन जाना है, कहीं भी जाना है, यू हैव दैट क्लैरिटी। तो यहाँ क्यों नहीं? जब आप इतना छोटा सा डिसीजन 10 मिनट जिसमें वेस्ट होंगे उसमें भी क्लैरिटी है, तो यहाँ क्लैरिटी क्यों नहीं है? तो पहली चीज यू मस्ट नो कि करना क्या है मुझे प्रीलिम में। उसे करने के लिए मतलब यू हैव टू टारगेट 80 प्लस मार्क्स। समझ रहे हो? अब 80 मार्क्स के लिए आपको कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए? 40। इजी मैथ्स, इजी मैथ्स कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए? 40। नेट 40 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो बोल सकता है कि मैं 40 ही क्वेश्चंस करूंगा और मेरे सारे के सारे ठीक होंगे? ऐसा कोई है? ऐसा कोई हो भी नहीं सकता। जिसका यूपीएससी में भी रैंक 1 आया होगा ना, ट्रस्ट मी, वो भी नहीं बोल सकता कि मैं 40 क्वेश्चंस करूंगा और मेरे 40 के 40 ठीक होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके नेक्स्ट स्टेप आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी विंडो है क्वेश्चंस को गलत और ठीक करने की। ये समझ आ रहा है सभी को? ये समझ आ रहा है? लेट्स अज्यूम आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो? आपके 36 क्वेश्चन, लगभग 40-45% क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, 43-44% क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 90 माइनस 36 कितना होता है? 54। और उसके 1/3 भी कटेंगे तो 12 और काट लो, तो आपके नेट क्वेश्चंस कितने ठीक हुए? 42। मार्क्स कितने आए? 84। तो आप मुझे ये बताओ कि कोई भी बच्चा अगर लगभग 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आता है, समझना इस बात को, कोई भी बच्चा अगर 90 के आसपास 88, 89, 90, 87 कितने भी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पेपर इतने अटेम्प्ट करके आता है, एंड लेट्स अज्यूम लेस देन 40 तक 37, 38 तक उसके क्वेश्चंस गलत होते हैं, रफली अराउंड 40-45% क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो क्या वो बच्चा फेल होगा? क्या वो बच्चा फेल होगा? अब मेरे को यहाँ एक बात बताओ, कितने बच्चे हैं जिनको 1.5 साल पढ़ते हो गया, लाइक 1.5 ईयर, जिन्होंने प्री देना है? अरे इतना टाइम हो गया ना, हुआ ना आपको? अच्छा, जितनी भी प्रिपरेशन हो, यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये एज्यूम करते हैं कि 50% क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे? यार कॉन्फिडेंस ही नहीं आप में। 50% तो आप किसी को भी दे दो, उसके भी गलत नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? आप किसी अनपढ़ को दे दो, वो भी बीबीसीसी करके आएगा ना, तो उसके भी गलत नहीं होंगे 50%। तो 55% एक्यूरेसी लाने में क्या दिक्कत है आपको? समझ आ रहा है? कुछ नहीं करना है, 55 to 60% एक्यूरेसी से आपका पेपर पास हो जाएगा। और ये एक और डिफरेंस है किस चीज का? एसएससी में कट ऑफ कितना होता है? बहुत हाई है ना, बहुत हाई होता है। समझ रहे हो? यहाँ कम क्यों होता है? बिकॉज आपकी ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट होती है। वो आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जिनका आपको आंसर नहीं पता होगा, बहुत ही हवा में क्वेश्चन होंगे।
समझ आ रहा है इस बात को? आप उस समय सोचते कैसा? एग्जाम एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप उस जगह बैठ के सोच पाए, इम्प्रॉम्प्टू सोच पाए, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। अगर आप सब में ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ट्रस्ट मी, 3 महीने पढ़ने के बाद आप एग्जाम फेल नहीं कर सकते। 3 महीने भी बहुत ज्यादा है इस एग्जाम के लिए। प्री तो फेल होगा ही नहीं केएस का, यूपीएससी इज अ लिटिल बिट ऑन द टफर साइड। केएस का प्रीलिम किसी का भी फेल नहीं होगा, और ये मैंने ओपन मेरिट की बात की। जिसके पास भी कैटेगरी है उसके तो 50% भी गलत हो जाए, वो कभी भी फेल नहीं करेगा। ये बात समझ आ रही है सभी को? सभी को समझ आ रही है ये बात? अरे जोर से बोलो यार। समझ आया ना? तो केएस तो प्री फेल करके कोई नहीं आएगा। तो यहां पे जो ये बात सुन रहे हैं, बस बेयर मिनिमम इतना कर दो, ठीक है? और प्री के बाद प्लीज मीट मी, आई विल टेल यू हाउ टू क्रैक मेंस। वेरी वेरी इजी प्रोसेस, बट विल गो स्टेप बाय स्टेप। जो मैंने 7-8 साल लगाए ना, आई एम गिविंग यू द क्रक्स। जहां मेरे से गलती हुई, जहां मैंने उसको ठीक किया, किसी और की गलती से सीखा। यू आर गेनिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 7 to 8 years. I'm having experience of like 9 attempts, 3 KS, 6 UPSC, 6 mains, probably 3 interviews, right? You're gaining a lot of experience जो मेरा अभी तक का है कि इस एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है। ट्रस्ट मी, आप ऐसा कर लोगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, प्रीलियम फेल कोई नहीं करेगा। यहां तक समझ आया सभी को? थोड़ा जोर से समझ आया? अब नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन पेपर को देखना कैसे है। उन्होंने बोला करंट अफेयर्स, पीवाई को देखें। किस किस ने पीवाई को देखे हैं ऑनेस्टली? केएस के देखे हैं ना? कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं? कितने क्वेश्चन आते हैं? 21 में कितने आए थे लगभग? के क्वेश्चन करंट अफेयर के नहीं होते, आपको मैं कितनी बार समझाऊं? कितने क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं? कितने? आपने देखे नहीं फिर। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, जस्ट बिकॉज समथिंग वाज इन न्यूज और वो पूछा गया, लेट्स अज्यूम आर्टिकल 200 पे क्वेश्चन आता है, गवर्नर असेंट नहीं दे रहा बिल को, उसकी वजह से आया, वो जस्ट बिकॉज वो न्यूज में था, इसका मतलब वो नहीं वो करंट अफेयर का आएगा। उसमें ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि आर रवि प्रीलिम्स में असेंट क्यों नहीं दे रहा, तमिलनाडु का गवर्नर। उसमें हमेशा स्टैटिक पूछा जाएगा कि गवर्नर्स की पावर क्या है। इस इल्यूजन में मत रहो कि वो करंट का क्वेश्चन है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, कितने क्वेश्चन आते हैं करंट के? फिर से देखना, इस बार घर जाके ध्यान से देखना, आपको मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन दिखेंगे जो करंट के होंगे, और मैं उन 5-6 को भी करंट नहीं मानता, उनका करंट का। लेट्स अज्यूम देयर इज ए क्वेश्चन ऑन प्रेसिडेंट, वो आपका लक्ष्मीकांत से ही मोटा मोटा आता है, बट प्रेसिडेंट न्यूज में रहा होता है। आपकी न्यूज़पेपर कोई भी क्वेश्चन नहीं दे सकती, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दे सकता। ये बात आप आज ही समझ लो। आप 10 दिन का न्यूज़पेपर पढ़ लो, आपको लगता है उसमें से वैसा कभी कोई क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में? कभी आता ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, आप जिंदगी भर करंट अफेयर्स के पीछे भागते हो। पिछले 3 साल से मैंने कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, जब मेरा सिलेक्शन हो से 1 साल पहले छोड़ दिया था, पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं आपको नहीं पढ़ना है, करंट कंटेक्स्ट के लिए पढ़ना है। मुझे वो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि करंट कंटेक्स्ट कैसे आता है, आपको स्किम करना है। समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है? प्लीज आप घर में फिर से जाइए एक बार, गो थ्रू PYQs, और इस इल्यूजन में मत रहो कि करंट के क्वेश्चन आते हैं। करंट के क्वेश्चंस नहीं आते, उनको रटने वाला तोता नहीं चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग वाला तोता चाहिए। समझ रहे हो? अगर इन्वायरमेंट का कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, लद्दाख में कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, सो यू विल फाइंड अ क्वेश्चन ऑन 6th शेड्यूल।
मे बी यूल फाइंड ए क्वेश्चन ऑन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, कौन से लॉ के अंडर आता है, या कौन सा राइट FRA पे क्वेश्चन आ सकता है, बट दैट ऑल इज अ स्टैटिक पार्ट जो न्यूज में था। उसमें से ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि 6th शेड्यूल की डिमांड किस स्टेट में हो रही है। ये क्वेश्चन SSC का क्वेश्चन होता है कि 6th शेड्यूल की डिमांड कहाँ पे हो रही है, किस स्टेट में हो रही है, किसने गोल्ड मेडल जीता, किसने सिल्वर मेडल जीता, कितने करोड़ का लोन मिला। ये क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं? समझ आ रहा है सभी को? ये क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं? तो डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में? डिफरेंस है पर्सनैलिटी का। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या आपकी वो पर्सनैलिटी है कि आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा है? तभी आप पाओगे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं पर पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। आपसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते जाएंगे, PYQ देखते जाएंगे, किसी को पता ही नहीं है करंट के कितने क्वेश्चन है। तो उसका फायदा क्या हुआ? दैट्स एप्टीट्यूड। आप किसी चीज को देखते कैसे हो, दैट्स पर्सनैलिटी। कुछ है ही नहीं है। अब आप SSC की तरह 10 बार पढ़ते चलो, हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, कोई फायदा ही नहीं है उसका। SSC का एग्जाम थोड़ी ना देना आपको। अगर वो देना है तो आप गलत जगह बैठे हो और गलत बंदे से बात कर रहे हो। समझ आ रहा है? तो करंट अफेयर को इतनी एम्फेसिस क्यों? जब पहली बात आपको मार्क्स ही 80 लाने हैं, आपके पर्सपेक्टिव से 15 क्वेश्चन भी आए, आप 85 तो अटेम्प्ट करके हो, वो कहां पे है? इररिलेवेंट चीज है करंट अफेयर्स, समझो इसको। बस जो भी आती है ना उसको बस स्किम करना ऊपर ऊपर से। करंट के लास्ट टाइम कुछ JN के क्वेश्चन आए थे, 2-3 आई गेस, छोड़ सकते हो। डोंट गेट सो मच अटैच्ड। भगवत गीता क्या बोलती है? डिटैचमेंट, हैविंग एवरीथिंग एंड डिटैच्ड विद एवरीथिंग। समझ रहे हो इस बात को? दैट्स कॉल्ड डिटैचमेंट। वैसा होना चाहिए। करंट अफेयर के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। बेसिक्स क्लियर ही नहीं है और करंट अफेयर के पीछे भागना है। पता ही नहीं है कि प्रेजेंट की पावर्स क्या है, डिफरेंसेस क्या है उनमें, रिट्स क्या होती हैं, कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, वाई व्हेन हाउ, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, बट कोई अरेस्ट हो गया तो जी रिट लग गई, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो न्यूज में था। इस माइंडसेट से नहीं जाना है। ऑलवेज मीन्स ऑलवेज हैव योर बेसिक्स करेक्ट। दैट्स वाई क्रिस गेल एक ब्रिलियंट प्लेयर था बट हमेशा नहीं चलता था। दैट्स वाई पीपल ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम विराट कोहली एंड AB डिविलियर्स, नॉट क्रिस गेल। हमेशा पैसे लंबी रेस के घोड़े पे इन्वेस्ट किए जाते हैं। समझ रहे हो? डिफरेंस समझ आ रहा है? कुछ अलग फील हो रहा है? कुछ गेन हुआ अभी तक? ऑनेस्टली बताना। वैसे अगर नहीं हो तो क्या फायदा यहाँ बैठने का? मेरा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट, मैं भी थोड़ा घूम लेता, आप भी थोड़ा घूम लेते, इजंट इट? अनटिल एंड अनलेस आपका यहाँ से कोई गेन नहीं होता, ना आपका यहाँ बैठने का फायदा है ना मेरा यहाँ बोलने का फायदा है। मैं 2 महीने बाद फिर से वैसे भी चला जाऊंगा जॉब में, पैसा वैसे तो वही कमा लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? आई एम हियर बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि जो गलती मैंने की है वो आप ना करो। बहुत टाइम लग जाएगा, होगा कुछ नहीं, लड़कों पे मेंटल प्रेशर होगा और लड़कियों की शादी हो जाएगी, इजंट इट? ऐसा ही होगा ना? हमारी जॉब नहीं लगेगी, लड़कियों क्या होगा? मेंटल प्रेशर, कोई लड़की तो वैसे नहीं देगा, और लड़कियों की 2 साल में शादी हो जाएगी। ट्रस्ट मी, घर वाले करवा देंगे। अगर किसी को है नहीं करवाएंगे तो बता दे भाई पहले, ऐसा ही होता है। समझ रहे हो ना? वो एक तलवार लटकती रहती है, लड़कों और लड़कियों पे, दोनों पे लटकती है, लेकिन अलग अलग तरीके से। हर बंदे का दुख अलग होता है, बट होता है। समझ रहे हो इस बात को? तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर्स को सिर्फ स्किम करना है और जितनी हो पाए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या? करनी किसकी स्किम? वो आपको PYQ दिखाएंगे। साइंस की कर लेना, इन्वायरमेंट की कर लेना, टाइम लगा तो IR की कर लेना, प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेना, उसकी कर लेना। ये नहीं है कि हिस्ट्री की निकालना स्टार्ट हो गए, ज्योग्राफी का क्या था न्यूज़ में वो स्टार्ट हो गए। कोई नहीं पूछेगा कि जो गुजरात में साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था। Nobody asked that question. UPSC ने आज तक कभी नहीं पूछेगा, ना ही पूछेगा। They don't want you to memorize things.
एम आई करेक्ट? PYQs आप ये नहीं सीखते हो क्या? यहाँ देखा मैंने बच्चे नाम ही याद कर रहे हैं सभी साइक्लोन्स के, उस स्टेट में ये वाला साइक्लोन आया था, उस स्टेट में ये वाला साइक्लोन आया था। समझ रहे हो? अगर वो पूछ लिया जाए तो आप बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट वो कभी पूछा नहीं जाएगा। सो यू मस्ट नो आप पढ़ क्या रहे हैं, लॉजिक क्या है पढ़ने का। ठीक है, कम पढ़ो, इफेक्टिवली पढ़ो और बाकी मजे करो। आपकी जिंदगी में होता क्या है, जब पढ़ने बैठते हो तो चाय पीना याद आ जाती है, दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, थोड़ा सा याद आ जाता है। जब घूम रहे होते तो पढ़ाई याद आती है, यार पढ़ लेते काश यार। फिर रात को वो रिग्रेट आता है, आज पढ़ लेना चाहिए था। तो ये नहीं करना है। जब पढ़ना है ना, लिमिटेड पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और पता होना चाहिए कि क्या पढ़ा और क्यों पढ़ा। ये नहीं कि न्यूज़पेपर पे 2 घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो? एंड नेक्स्ट बिग थिंग जो आपको करनी ही करनी है फॉर द लास्ट 2 months बिफोर KS प्रीलिम्स, ट्रस्ट मी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे बेटर कुछ भी नहीं है। CSAT तो पास कर लोगे ना सभी, ठीक है ना? इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है। सुबह उठना है, ठीक है? एक वेबसाइट आती है freeupscmaterial.com, पैसा वैसा नहीं लगवाएंगे आपका, हमारे साथ रहोगे तो मैक्सिमम काम फ्री हो जाता है। ठीक है, सुबह हर रोज एक टेस्ट उठाना है, किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाणक्य वनक्य फॉर्म आई, सबका फ्री मिलता है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, वो होती है एक अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज। हर दिन सुबह उठ के एक टेस्ट लगाना है और उसको एनालाइज करना है। स्टार्ट विद मिनी लेंथ टेस्ट, टाइम लगेगा। मिनी लेंथ मतलब 1 घंटे में 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे में उसको करना है और 1.5-2.5 घंटे में उसको रिवाइज करना है कि मैं क्वेश्चन गलत कहाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। समझ आया ये बात? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर आपको फंसा कहाँ रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है फंसाने की। समझ आ रहा है इस बात को? आपको बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आइडियली होता क्या है? व्हाट इज प्रीलिम्स? इट्स अ फाइट बिटवीन योर माइंड एंड एग्जामिनर्स माइंड। He want you to get maximum incorrect questions और आपका क्या होता है कि मुझे मैक्सिमम करेक्ट करने हैं। सो इट्स एन इंटेलेक्चुअल फाइट बिटवीन 2 minds. इट्स जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस। आप और एग्जामिनर वर्चुअल चेस खेल रहे हैं, बस कुछ भी नहीं है। और वो आपको खेलना आना चाहिए और उसके लिए आपको ऐसा राजा वाली फील आनी चाहिए कि आई एम द किंग, यू कैन नॉट बीट मी, आई कैन नॉट बी डिफीटेड। ये कैसे आती है? पर्सनैलिटी से। पर्सनैलिटी कैसे बनती है? जान के ये है क्या, मुझे करना क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे इससे क्या लेना है, व्हाट्स इन देयर फॉर मी। 80+ मार्क्स एवरी डे इन द मॉर्निंग, अ क्वेश्चन को पेपर फॉलोड बाय इट्स रिवीजन। और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में किसी को टेस्ट सीरीज लेनी तो ले सकता है। इवेंचुअली वो क्या होता है, आपको रियल लाइफ एग्जाम का एक्सपीरियंस देता है। वो सेकंड पार्ट उसके लिए किसी भी इंस्टीट्यूट से ले लेना, ऑफलाइन लेना। ठीक है, समझ आया इस बात को? समझ आया? बट जो मैंने बोला है दैट्स बेयर मिनिमम, दैट्स लाइक बेयर मिनिमम। अगर आप इतना कर लो, समझो इस बात को, अगर आप इतना कर लो, ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स किसी का फेल नहीं होगा। किसने की 4 महीने की कोचिंग हुई है ना, मतलब जिसने एक बार सब्जेक्ट पढ़ ली है, एक बार, प्रीलिम फेल नहीं करेगा वो, चाहे वो ओपन कैटेगरी का हो जिसका कट ऑफ सबसे हाईएस्ट है, प्रीलिम फेल नहीं होगा। किसी की बहुत ही ज्यादा खराब किस्मत होगी तो हो सकता है, अदरवाइज प्रीलिम फेल नहीं होगा। कुछ नहीं करना है। पहला टारगेट क्या है? आपको जानना है कि आपके इससे ज्यादा ही मार्क्स आने चाहिए। 80, 85, 90, 100, 150 जितने भी आए, एक्स्ट्रा कोई काउंट नहीं होता, उससे रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, CSAT पास होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड, सुबह उठ के एक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है और फिर आराम से अपनी रिवीजन करनी है। दैट्स इट। कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। आप ट्रस्ट मी, पेपर पास करके आओगे। कोई भी बच्चा इस हिसाब से प्रीलिम फेल नहीं करेगा।
समझ आया किसी को? अब किसी को प्रीलियम को लेके कोई डाउट? अरे पूछो ना यार, टाइम दिया। जी जी, बैठो मैं इसे। देखो पहली बात, आई एम नॉट अ फॉर्मल टीचर, ठीक है? आई एम जस्ट लाइक अ स्टूडेंट। फालतू रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं रोड पे मिल जाऊँ, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करने की जरूरत नहीं है। किसी को गाली देने का मन हो वो भी दे सकते हैं पीठ पीछे, सामने नहीं दे पाओगे एक्चुअली, है ना? तो बिल्कुल इनफॉर्मल होके पूछ सकते हो, जस्ट लाइक आई एम योर एल्डर ब्रदर। कुछ नहीं है ब्रदर, चलो उसकी भी रिस्पेक्ट आती है। जस्ट लाइक योर दोस्त जिसको तुम गाली देके बात कर सकते हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। आपका कंफर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैठो खड़े हो जैसे भी, कोई दिक्कत नहीं, किसी को फॉर्मल डालने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो? आई विल रिस्पेक्ट यू, यू विल रिस्पेक्ट मी, दैट्स इट। गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग करके कोई रिस्पेक्ट नहीं आती। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन लूंगा। एक टीचर थे, तो बहुत सालों बाद बच्चे मिले उनसे, जस्ट लाइक ए स्टोरी। सब बोल रहे हैं सर लाइक पाँव छू रहे हैं उनके, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, हमारे कल्चर में होता है। तो टीचर बोलते हैं कि बेटा पाँव छूना तो रहना, तो पीठ पीछे गाली मत देना, ठीक है? बच्चे करते हैं। समझ रहे हो इस बात को? कुछ नहीं है, जैसे रहना वैसे रहो। बैठो चिल मोड होके अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जियो। नो नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू मी, आई हैव डन नथिंग, ट्रस्ट मी। और आपके लिए तो कुछ भी नहीं किया मैंने, जो किया अपने लिए किया। आई गॉट अ जॉब फॉर मी नॉट फॉर यू, समझ रहे हो? आई गॉट अ रैंक फॉर मी नॉट फॉर यू। उससे आपका किसी को भी भला नहीं होने वाला। क्या पता कल को मैं बहुत ही बेकार ऑफिसर बन जाऊं, तो बोले यार इसको विश करते थे, होगा ना? अननेसेसरली रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। और मैं ना ही बुरा सोचूंगा ना ही अच्छा सोचूंगा, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। अपनी जिंदगी कंफर्टेबल होके, जैसे आपको बैठने का मैंने बैठ के पूछो, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स होके, जस्ट बी वेरी वेरी रिलैक्स। आई एम नॉट अ कन्वेंशनल टीचर, वैसा कोई चक्कर ही नहीं है। चिल, आप चिल हम चिल, आप खुश हम खुश, दैट्स इट। यू गेट सिलेक्टेड, बस दैट्स इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्ट हो जाओ, क्या ही दिक्कत है ना? अब आप पूछो। जी जी, थोड़ा सा लाउडर। स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, उसमें अगर हमें एक स्टेटमेंट आ रही होती है बट सेकंड स्टेटमेंट नहीं आ रही, तो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको आधा आता है आधा नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? पहली चीज, आपकी रिवीजन अच्छी नहीं है, ठीक है? बट आप एग्जाम में ये थोड़ी ना सोचोगे कि आपकी रिवीजन अच्छी नहीं है। लेट्स अज्यूम कल को चाइना इंडिया पर अटैक करता है, तो इंडिया का चाइना को ये बोलेगा हमारे पास वेपन्स नहीं है, हम कल लड़ेंगे, हमें रफेल खरीदने दो, ये खरीदने दो। क्या हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ है? और ना ही कभी होगा। इफ यू आर अ किंग, है ना, यू हैव टू फाइट विद वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव गॉट। पहला ये माइंडसेट लाना कि मेरे पास जो भी वेपन है ना, अभी मैं इससे लड़ूंगा और मैं इसी से जीतूंगा। ये समझ आया इस बात को? नाउ सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। इसी के लिए मैंने आपको बोला है सुबह रोज एक टेस्ट लगाना है। यू विल फाइंड अ पैटर्न, समझ रहे हो? उस पैटर्न में आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस को ऐसे पूछा जाता है, इसमें ये गलती होती है, एग्जामिनर मुझे ऐसे फंसाता है। प्रैक्टिस। इस बार के रैंक 38 है यूपीएससी में, अभिषेक शर्मा, शायद उनका इंटरव्यू सुना होगा किसी ने, तो उन्होंने बोला था कि प्रीलिम्स ना फीलिंग से पास होता है, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरे कम से कम 13 या 15 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व किए प्रीलिम्स के उन्होंने। तो मतलब मुझे फील आती है कि स्टेटमेंट गलत है, फीलिंग आएगी आपको। जब आप 10-12 टेस्ट लगा लोगे ना, आपको फील आएगा नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, और उस चीज को लक बोलते हैं। लक ऐसे थोड़ी ना आ जाता है, ये कोई मूवी थोड़ी ना चल रही है कौन बनेगा करोड़पति या कुछ, है ना? स्लमडॉग मिलियनेयर थोड़ी ना ये। लक नहीं आता है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। विल रियलाइज कि अच्छा इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे डील करूंगा, इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे डील करूंगा। इसको बोलते हैं वीर भोग्य वसुंधरा। राजपूत कौन है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीर भोग्य वसुंधरा? एनीबडी एल्स? क्या मतलब है? द ब्रेव शैल इनहेरिट द अर्थ। वो कोई कास्ट स्लोगन थोड़ी ना है, वो एक ब्रेवरी स्लोगन है, समझ रहे हो? तो ये कैसे आती है ब्रेवरी?
क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके। समझ रहे हो? ओनली ब्रेव शैल इनहेरिट द अर्थ। जिसको लड़ना आता है, वो लड़ना सिर्फ तलवार से लड़ना नहीं होता, यू हैव टू गो इन द एग्जामिनेशन हॉल। समझ रहे हो? वहां पे उस क्वेश्चंस को डील करना, ठीक है, जो नहीं आता हो अपनी इंफॉर्मेशन से, और बिना डरे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, दैट्स ब्रेवरी। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे 50-60 क्वेश्चन करके आएंगे, नहीं यार मैं हो नहीं पा रहा था, मैं डर गया था, मेरी स्पीड नहीं थी, क्योंकि वो तैयार नहीं थी, उनकी पर्सनैलिटी तैयार नहीं थी। गो अटेम्प्ट मोर देन 85 क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो? और उनको एनालाइज करो। एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप 1 घंटे में मिनी लेंथ टेस्ट दोगे, उसके बाद जो 2.5 घंटा दोगे ना उसको, ये क्वेश्चंस मैंने क्यों गलत की, आप पाओगे कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप पाते होंगे बट आप गलत कर रहे हो, जो नहीं आते होंगे आप वो सही कर रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी सोच में क्या डिफरेंस है? समझ आ रहा है इस बात को? वो प्रैक्टिस से आएगा। समझ रहे हो? और ये यूनिवर्सल कोट है, आज तक केवल ब्रेव ने ही इन अर्थ को इनहेरिट किया। आप पाओगे आपके क्लास के टॉपर कुछ बैंकिंग में चले गए, ठीक है, कुछ एसएससी में चले गए, बहुत पढ़ने वाले बच्चे एसएससी में चले गए, आप यहाँ आ गए, कल को आपका निकल गया ना, आप उस पर रूल करोगे, जस्ट बिकॉज यू वर ब्रेव। और दुनिया में ब्रेवरी से बड़ी कोई चीज नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? तो ब्रेवरी आपको क्वेश्चन वहां दिखानी है, और वो आती कैसे? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी, प्रीलियम फेल नहीं होगा, 90% बच्चों का नहीं होगा फेल, ट्रस्ट मी, हो ही नहीं सकता। विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, हो ही नहीं सकता आपका प्रीलियम फेल अगर आप बेयर मिनिमम कर लो, बट इट इज इजियर सेड देन डन। मेहनत तो लगेगी, और किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना कभी, ठीक है ना? जर्नी को एंजॉय करते हुए करना, प्रीलियम फेल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कोई बात जी। हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। अच्छा, किस किस ने ऑप्शनल डिसाइड कर लिया? ऑनेस्टली बताना, कैसे किया था? सिलेबस को लिंक करके। मैं बताऊं मैंने कैसे किया था? मेरी प्रिपरेशन से पहले टीना दाबी का रैंक बनाया, वो उसका PSIR था, मैंने PSIR ले लिया। ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोल रहा, वैसे ही मेरा रैंक बनाया था, मतलब मेरा भी आ गया, उनका रैंक बनाया था तो मैंने PSIR ले लिया। उसके लिए बहुत मतलब गट, मतलब वो चाहिए, थोड़ा ब्रेवरी चाहिए, कुछ ज़्यादा ही पागलपन भी होता है वो थोड़ा सा, बट एक रैशनल तरीके से कैसे लिया जाए। किस किस को दिक्कत आ रही है ऑप्शनल डिसाइड करने में अभी तक? अरे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको दिक्कत ही अपनी एक्सेप्ट नहीं हो रही प्रॉब्लम, तो वो कभी सॉल्व नहीं करेगा। दिल खोल के हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या आ रही है? मतलब कुछ पैरामीटर्स रखे होंगे ना आपने कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। एंथ्रो, लास्ट में आपको क्या दिक्कत आ रही है? लास्ट में किसी ने हाथ किया था ना कि क्या चीज डिसाइड क्यों नहीं, मतलब कुछ सोचा, कुछ पैरामीटर सोचे कि आप कैसे ऑप्शनल के साथ जाना चाहोगे। कुछ तो सोचा होगा, मुझे साइंस के ऑप्शनल अच्छा लगता, साइंस पढ़ूंगा, ह्यूमैनिटीज पढ़ूंगा, कुछ बेसिक इनपुट तो दो, उसके बाद हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते। आपने कुछ सोचा था? नहीं, वो किस पैरामीटर पे सोशोलॉजी सोचा? ह्यूमैनिटीज के हिसाब से। अब मैं आपको कुछ इनपुट्स दे रहा हूँ, इसको ले लेना। ये सब कहने की बातें कि सभी ऑप्शनल सेम है, सेम नहीं होते। केएस में तो होते ही नहीं है, यहाँ तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होती है। तो ऑप्शनल ध्यान से चुनना। अब चुनना कैसे है, इस बात को ध्यान में रखना, कुछ नहीं करना है,
जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है ना, और जो घर से सोच के आया मुझे मैथ्स लेना है, उसको मैथ्स ही लेना चाहिए, जो सोच के आया, ठीक है। और जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, लाइक आईआईटी लेवल की, मैं आईआईटी जैसा बच्चा हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैथ्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी वैसा बच्चा है, फिजिक्स, वो ले सकता है। उसके अलावा मेरे जैसा बच्चा जिसने कभी पढ़ाई नहीं, साइंस वाइंस रख के इंजीनियरिंग कर ली, ऐसे ही पास हो गए, ठीक है, चीटिंग वीटिंग कर ली, जो भी कर लिया है ना, जुगाड़ लगा के, वो सभी ह्यूमैनिटीज लेंगे। पहली चीज तो क्लियर होनी चाहिए, साइंस ऑप्शनल नहीं कवर होगा आपका, ट्रस्ट मी, अगर आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं पढ़ा। ये बात सभी समझ लें, समझ लो इस बात को। जो साइंस ऑप्शनल है वो कवर नहीं होगा, बचा ह्यूमैनिटीज। कुछ नहीं करना है, 3-4 ऑप्शनल दिमाग में रखो। आपके दिमाग में 3-4 ऑप्शन क्या थे मैम आपके? पीसीआर, सोशियोलॉजी, एंथ्रो एंड दैट्स इट। वेरी गुड। आपके दिमाग में सोशियोलॉजी और एंथ्रो, आपके सोशियोलॉजी और पीसीआर। और किसी को डाउट आ रहा था? क्या सोचा था आपने? हिस्ट्री और पीएसआईआर। कुछ नहीं करना, घर जाना आज ही, केएस, मतलब मेरा ही मानना है, और मैं आपको एक अच्छा इनपुट दूं, मैंने कभी केएस की कोडिंग तैयारी नहीं की, ऑलवेज यूपीएससी की कोडिंग, और मैंने कोई भी केएस का प्रीलिम या मेंस पढ़ के नहीं दिया। वो मेरा सारा का सारा साइकिल यूपीएससी के अकॉर्डिंग रिवॉल्व होता था, ठीक है। तो जिसको सिर्फ केएस ही फोकस है, वो सिर्फ केएस के ही पीवाईक्यू उठाए, जिसको दोनों करने हैं वो केवल यूपीएससी के पीवाईक्यू उठाए, ठीक है, जो यूपीएससी का भी अटेम्प्ट देगा। अब करना क्या है, जो भी 2-3 ऑप्शनल सोचे हैं ना, जो भी 2-3 ऑप्शनल सोचे हैं आपने, कुछ नहीं करना है, उनके सिर्फ क्वेश्चंस रीड करने हैं पिछले 2-3-4 साल के। आपको एक नेचुरल इंक्लिनेशन फील होगी किसी ऑप्शनल के प्रति, और ऐसा होता है। ट्रस्ट मी, बड़ा आसान सा मेथड है, ये नहीं कि आप महीना पढ़ के देख लिया, वो करना ही नहीं है। कुछ नहीं करना है, घर जाना है, और ये सब कुछ फ्री का काम है। चाहे जेकेएस की वेबसाइट उठा लो या यूपीएससी की वेबसाइट उठा लो, आपको पीवाईक्यू फ्रीली मिलते हैं। नेट अंबानी ने फ्री दिया, फ़ोन का रिचार्ज घर वाले कराते हैं, फ़ोन भी लेके दिए, और महंगे महंगे ही लेके दिए। आईफोन आजकल बड़ा क्रेज़ है, लोग 17 की लाइनें लगा रहे हैं, ठीक है। टैब वैब भी होगा किसी के पास, तो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है आपके हाथ में, कुछ नहीं करना है। 3-4 साल के पीवाईक्यू बस रीड करने हैं, ठीक है, और उनको समझना है कि अच्छा मैं ये ऑप्शनल ले सकता हूँ, ये ले सकती हूँ। 2-3 दिन दो इस चीज़ को। द मोमेंट आपको लगा मेरा ये ऑप्शनल है, मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देयर शुड बी नो फॉग देन आफ्टरवर्ड्स। क्लियर हो गया, नो प्लेस फॉर डाउट। डाउट इकलौती चीज़ है जो इंसान को मारता है, डाउट होना ही नहीं चाहिए। यू विल नेवर फाइंड कि ग्रेट लोग डाउट करते हैं, चाहे उनका बिजनेस फेल हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप 3 बार बैंकरप्ट हुए, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उसकी ना फर्स्ट पेज पढ़ना, फर्स्ट लाइन पढ़ना, ठीक है, उसमें क्लियर कट एक ही बात लिखी गई है, नो डाउट। डाउट की बात ही नहीं। द मोमेंट यू रियलाइज कि मेरा ये ऑप्शनल है, फिर ये नहीं कि ऑप्शनल डिसाइड नहीं हो पा रहा है, ये सोचना ही नहीं है। जो इंसान एक ऑप्शनल नहीं डिसाइड कर पा रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट कैसे डिसाइड करेगा यार? कल को तुम कैबिनेट सेक्रेटरी बनोगे, तुम्हें देश चलाना है, यहाँ पहलगाम जैसा टेरर अटैक हो गया, तुम एक ऑप्शनल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तुम कैसे डिसाइड करोगे पाकिस्तान पे वो करना है, न्यूक्लियर करना है, वैसे करना है, यूएसए सैंक्शंस लगा रहे हो, तुम कैसे डिसाइड करोगे? आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी वैसी है कि आप डिसाइड कर सकते हो? अगर नहीं है तो व्हाई वुड दे सिलेक्ट यू? इवन फॉर दैट मैटर मैं ही नहीं चाहूंगा मेरा देश कोई ऐसा इंसान चलाए जो खुद का ही डिसाइड नहीं कर पा रहा। वो मेरे देश का फ्यूचर क्या डिसाइड करेगा जो खुद का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पा रहा? एंड दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न, ट्रस्ट मी।
इसको गंभीरता से सोचना। देश का कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि ऐसा इंसान ब्यूरोक्रेट बने और हायर पोजीशन पे जाए जो डिसीजन नहीं ले पा रहा। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स तो यही है कि डिसीजन नहीं ले पाना। समझ रहे हो? डिसीजन लो। कि मुझे ये ऑप्शनल डिसाइड करना है। समझ आए इस बात को? 2-3 दिन लो, देखो, PYQs रीड करो, ठीक है। और एक और बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल ना वो ट्रेंड चला है, इस ऑप्शन में लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे, इसमें बड़े ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ये वाला ऑप्शनल ले लेता हूँ, ये ले लेती हूँ। एक बात बताओ मुझे, ऐसे पैटर्न्स जो होते हैं कौन बोलता है? अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स या नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। जो सेलेक्ट हो जाता है वो कभी आप सुना यार मेरे ऑप्शन में मार्क्स नहीं आए थे। इस बार यूपीएससी में रैंक 1 शक्ति दुबे और रैंक 2 उनके दोनों का 280 और 280 से कम मार्क्स हैं, और पीएसआर में स्केल डाउन हुआ है इस बार यूपीएससी में। तो आप कभी शक्ति दुबे से सुनोगे यार पीएसआर में नंबर नहीं आए? वो कभी बोलेगी? उसका रैंक 1 है, वो कभी नहीं बोलेगी। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कभी नहीं बोलते हैं। अगर 5000 बच्चा मेंस लिख रहा है ना, तो 70 मतलब 200 जब सिलेक्ट हुआ, या जब ये पैटर्न्स आना स्टार्ट हो गए, ये अफवाहें आना स्टार्ट हो गई, 200 तो सिलेक्ट हो गए। अब जो वेला बैठा है वो तो कुछ करेगा, समझो। और डेमोक्रेसी है, अब 5000 में से 4800 का वोट ज़्यादा होगा 200 से, तो वो ट्रेंड डिसाइड करते हैं जो फेल हो जाते हैं कि ये ऑप्शन चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, इसमें मार्क्स आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे हैं। जिसमें दम होता है ना, वो हिंदी साहित्य में भी पास होता है, उर्दू में भी पास होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पास होता है। आई हैव माई फ्रेंड, उसका नाम दानिश है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पास हुआ है। आई हैव अ फ्रेंड हु क्लियर्ड यूपीएससी, हु इज फ्रॉम IIT कानपुर, उसका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है। जिसमें दम होता है ना, वो किसी से भी पास हो जाता है। तो इस फालतू की ना डिबेट में मत पड़ा करो कि इस ऑप्शन में मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, एंथ्रो का पेपर टफ आ रहा है। भाई जिंदगी में हर चीज़ का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है? हर चीज़ का लेवल बढ़ता जाएगा, आपको मेहनत ज़्यादा स्टार्ट करनी है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पिछले बार का लेवल का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। क्या एक्स्ट्रा करोगे? एक्स्ट्रा मेहनत। सभी अक्षर जैन से पढ़ेंगे तो एंथ्रो पास नंबर थोड़ी ना आएंगे, वो तो नॉर्मल सी बात होगी। अब अक्षर जैन के बाहर भी जाना पड़ेगा, तो जितने भी एंथ्रो वाले हैं डीमिस्टिफाइड से तो सिलेक्शन नहीं होगा अभी, है ना? वही पढ़ते हैं सभी। किस किस का एंथ्रो है? क्या पढ़ा है? डीमिस्टिफाइड, हाँ फिजिक्स वाला, वो प्रदीप सर, वो अर्पित सर, हाँ ना, कुछ वैसे नाम है ना। कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो इस बात को? ऐसा थोड़ी ना होगा कि सभी सेम सोर्स पढ़ रहे हैं। लेट्स अज्यूम आप एग्जामिनर हो, आपके पास 10 शीट्स आती हैं, सभी ने सेम आंसर लिखा है, वो अक्षर जैन वाला, तो नंबर थोड़ी ना दोगे आप? कॉमन सेंस नहीं है आप में इतनी सी? तो आपको क्या लगता है हर साल पेपर उसी लेवल का रहेगा? हर साल पेपर का लेवल टफ होता जाएगा। ट्रस्ट मी, 2010, 12, 15 के टॉपर्स रैंक 1 को भी यूपीएससी में बैठा दो ना, प्रीलिम भी पास नहीं करेंगे, नहीं होगा। हर बार पेपर का लेवल टफ होते जाता है, हर बार मतलब हर बार एक नया थ्रेशोल्ड बनता जाता है। तो इस झंझट में मत पड़ना क्या कि इस ऑप्शन में सिलेक्शन नहीं हो रही। जिसमें रियलिटी में दम होता है ना, जिसकी सच में पर्सनैलिटी होती है, वो चाइनीज लेके पास करते। वो चाइनीज ऑप्शन है नहीं है वैसे, ठीक है, बट जिसमें रियलिटी में दम होता है, तभी मैंने बोला था द ब्रेव शैल इनहेरिट द अर्थ। जिसमें रियलिटी में दम होता है, समझ आया सभी को? ऑप्शनल डिसाइड करो एज सुन एज पॉसिबल, देन वर्क ऑन इट, रेदर देन कि ऑप्शनल मार्क्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। अब एक सेकंड चीज और चलती है, इस बार मैं ऑप्शन बदल लेता हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आए, होता है। ऐसे लोग भी देखेंगे आपने। इस चीज को ऐसे समझना
हमें ना 300 मार्क्स लेने हैं ऑप्शनल में, टारगेट टॉप करने के लिए 300 मार्क्स लेने हैं, मतलब 300 मीटर का ट्रैक है। अज्यूम करो आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, आपके एंथ्रो में 150 मार्क्स आए। लेट्स अज्यूम यू आर स्टैंडिंग ऑन 150 मीटर लेंथ। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको 150 से 300 जाना है, और आप ऑप्शनल चेंज करते हो, PSIR लेते हो, तो आपको 0 से 300 जाना है। तो कम मेहनत किस में लगेगी? किस में लगेगी? तो एक रैशनल माइंड क्या सोचेगा? एंथ्रो को ही अच्छा कर लेता हूँ। और इस जैसे बच्चे से क्या होगा, अगली बार PSR में भी नंबर नहीं आएंगे और वो ऑप्शनल पपेट रख लेगा। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी का मुझे मैसेज आया था, उसने पहला अटेम्प्ट एंथ्रो में दिया, दूसरा PSIR से दिया और थर्ड बार पपेट से दे रहा है। आई डोंट नो, रैंडमली मैसेज आया था, सर इस ऑप्शन में नंबर नहीं आ रहे तो मैंने ये ऑप्शन बदल लिया, इसमें नहीं आ रहे तो ये ले लिया, और हर बार 170 180। मूवी देखिए चांदनी चौक टू चाइना, उसमें एक बहुत प्यारा डायलॉग है। उसमें बोलता है कि जो एक विलन होता है उसको तुम्हारी 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। दैट्स द आर्ट ऑफ मास्टरिंग योर वेपन्स, एंड योर वेपन इज योर ऑप्शनल। समझ रहे हो इस बात को? यू हैव टू मास्टर योर ऑप्शनल, लाइक लिटरली मास्टर योर ऑप्शनल। यू गेटिंग द पॉइंट? समझ आया सभी को अभी तक? किसी को कोई डाउट? फिर से पूछ लो, कोई डाउट ऑप्शनल को लेके? एनर्जी फिर से नहीं, डाउट है कोई? ऐसा होना चाहिए। अब फिर से एक और क्वेश्चन, जब मैंने पूछा डाउट, अब क्वेश्चन लेते हैं। जब मैंने आपसे पूछा कि डाउट है, अब बड़े आराम से बोला। जब मैंने दूसरी बार पूछा तो आपने जोर से बोला। माय क्वेश्चन इज, पहली बार पूरा एफर्ट क्यों नहीं दिया? वाई? बिकॉज वो आपकी आदत है, कल करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन। यही रीजन है आप जिंदगी में बार बार फेल होगे। द सिंपल क्वेश्चन इज, जब आपको अपना पोटेंशियल पता है कि मैं इतने जोर से बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, फर्स्ट टाइम क्यों नहीं बोला? इसको सोचना लिटरली ये एक सीरियस क्वेश्चन है। दिस इज a mind intriguing question, isn't it? If you have the potential, you know कि मैं ऐसे ज़्यादा जोर से बोल सकता या सकती हूँ, और मैं अपने पहले वर्ड से इसी चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, तो आपने फिर भी वो क्यों नहीं किया? और फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आदत। आप अपनी आदत से मजबूर हो। आलस वो आपकी एक आदत है, आपका एक लाइफ स्टाइल है, वो बदलेगा थोड़ी ना इतनी जल्दी। मेरे 5 मिनट 2 घंटे कहने से बदलेगा थोड़ी ना, उसको आप ही को बदलना पड़ेगा। द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, वाई नॉट द फर्स्ट टाइम? वाई नॉट गेट सिलेक्टेड द फर्स्ट टाइम? जब किसी का प्री होगा ना, किसी ने दिया होगा या किसी दोस्त से पूछना, इस बार पहली अटेम्प्ट में प्री हो गया, देखना अगली बार तो मैं सिलेक्शन ले लूँगा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, है ना? वाई नॉट द फर्स्ट टाइम? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, उससे अगली बार भी नहीं होगा, ट्रस्ट में। बहुत रेयर चांस है हो जाए। आप पाओगे ऐसे बच्चों को, क्या पता आपकी खुद की मानसिकता ऐसे हो, इस बार तो मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लेता हूँ, मेंस का एक्सपीरियंस हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम तो सिलेक्शन है। अरे मैं भी आपकी स्टेज से गुजरा हूँ, मैं भी ऐसे ही सोचता था, मतलब आसपास के लोग, समझ रहे हो? तभी मैं वही चीज़ उठा रहा हूँ जो आपके दिमाग के आसपास मूव होती है, अराउंड वो आइडियाज़। ठीक है ना? मुझे सब मतलब ऑन एन एवरेज पता होगा कि आप मोटा मोटा क्या सोच रहे हो, ये सब आपके दिमाग में आया होगा। जिंदगी में हमेशा सोचना, व्हाई नॉट द फर्स्ट टाइम? ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। आप अरे ऐसे पूछो यार, जोर से बोलो ना। पार्डन, फिर से बोलना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। सर मैं क्या ग्रोथ हमारी चाहिए इस टाइम के हिसाब से, यूपीएससी का एग्जाम साइकिल देख रहे होंगे कि हम मेंस पे ज़्यादा फोकस कर सकें और हमारा ज़्यादा आउट आ सके, और किस एरिया में हम ज़्यादा ग्रोथ करें। क्या इसका प्री दे रहे हो? यूपीएससी दोगे अगले बार का? परफेक्ट।
चक्रव्यूह है, ठीक है। चक्रव्यूह ऐसे कि मार्क्स तो मेंस के ऐड होंगे, बट पहले प्रीलिम क्वालिफाई करना। दूसरी बात, प्रीलिम से पहले कुछ चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए, लाइक योर ऑप्शनल, ठीक है, लाइक योर एसे। ट्रस्ट मी, अगर आपका प्रीलिम से पहले, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, चाहे वो केएस का हो या उसका यूपीएससी का हो, अगर आपका ऐसे एथिक्स ऑप्शनल रेडी नहीं है ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ट्रस्ट में नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, लाइक ऐसे एथिक्स तो होना ही चाहिए, और ऑप्शनल एक दो बार पढ़ा होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। अंटिल दिसंबर व्हाट यू डू, इन 3 चीज़ों पे काम करो। वर्क ऑन योर एसे, वर्क ऑन योर एथिक्स एंड वर्क ऑन योर ऑप्शनल, दैट्स इट। बाकी सब चीज़ें मेंस में हो जाएंगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? GS1 में क्या क्या आता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। सोसाइटी कुछ नहीं, इन दोनों की एप्लीकेशन है, पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो। पेपर 2 में क्या आता है? गवर्नेंस, पॉलिटी एंड IR। मोटा मोटा IR आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो, पॉलिटी पूरी पढ़ते हो, और गवर्नेंस पढ़ते हो, स्कीम्स वगैरह कवर हो जाएगा। GS2 प्रीलिम्स से। GS3 में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक पढ़ते हो मोटी मोटी, बट उनका मेन से कम कोरिलेशन है, मेन से थोड़ी अलग टाइप की आती है वहाँ पे। तो मोटा मोटा आपका GS1, 2, 3 प्रीलिम्स के साथ हल्का हल्का कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा। These 3 things you'll never cover for prelims: essay, ethics and optional. You have to cover it before you qualify prelims, which means until 15 January 31 Jan आप टाइम दे सकते हो इन 3 चीज़ों को, प्रोवाइडेड आप केस टारगेट नहीं कर रहे हो। बट आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इन चीज़ों को कवर करने के लिए। समझ आया? सभी को ये चीज़ समझ आई जो अभी तक मैंने बोली? अगेन आपने पहली बार में ये सर नहीं बोला, ठीक है? आदतें सुधारो अपनी भाई, है ना? साथ में एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। सर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं हम, सर कैसे ऐसे करते हैं कि हमारी शीट आ गई है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्वेश्चन कौन से? प्रीलिम्स के, मेंस के? ऐसा नहीं है क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। 2-3 बार पढ़ लो किसी भी सब्जेक्ट को, है ना? और टॉपर की आंसर कॉपी पढ़ लो। जब ये 2 काम कर लोगे आप रेडी हो जाओगे, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया से क्वेश्चंस को करने के लिए। और उससे पहले किसी भी टीचर का सेमिनार लगा लेना, या किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट का आंसर राइटिंग पे, कि आपको आंसर कैसे डिकंस्ट्रक्ट करना है, उसको तोड़ना कैसे। उसके बाद यू आर रेडी, यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर, अ डिसेंट आंसर बिगनर के हिसाब से। ट्रस्ट मी, ऐसे केएस में तो चलो ठीक है, यूपीएससी में सबसे बड़ा फैक्टर है ऐसे। 60 भी आते हैं और 150 भी आते हैं, और केएस में भी 150 लोगों के आते हैं और मैंने 70-80 आते हैं वो भी देखे। तो दोनों जगह एक बहुत मार्जिन होता है इन दोनों में। तो ऐसे करना कैसे? अनटिल एंड अनलेस आपका GS1, 2, 3 हल्का हल्का आइडिया ना हो, ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद उसको अप्रोच कैसे करना है? कुछ टॉपर्स के एसेस पढ़ना। सबसे पहले आपको हल्का हल्का ग्रैस्प होना चाहिए कि ऐसे की रिक्वायरमेंट क्या है, वाई ऐसे, है ना? ये एक मेजर क्वेश्चन होता है। जब आप इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर लोगे ना, और कुछ टॉपर्स के एसेस पढ़ लोगे, यू विल गेट मेजर आइडिया कि मुझे ऐसे, मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, हाउ कैन आई राइट अ गुड ऐसे। ठीक है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद एसेस पढ़े लोगों के, और फिर अपने एसेस लिखना प्रैक्टिस होना स्टार्ट कर दिया। प्रैक्टिस। जीएस की नॉलेज सफिशिएंट होती है, उसके अलावा आपकी आर्गुमेंटेशन पावर, कि आप उसको सोचते क्या हो। लेट्स अज्यूम क्वेश्चन, अब इसको ऐसे समझते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई टेक्नोलॉजी को लेके, ठीक है? हर बच्चा लिखा आया भारत नेट इतने परसेंटेज ये सब लिख के आया। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आओगे ना, हर बच्चा ये बोलेगा इसमें मैंने ये डेटा लिखा, इसमें मैंने ये डेटा लिखा, इसमें मैंने ये वाला डेटा लिखा। अभी तक आपके दिमाग में भी यही होगा एक ऐसे की परिभाषा, राइट? ऐसा क्यों? अब आप ऐसे सोचो, आप एग्जामिनर हो, आपके लिए आप एक ऐसे पढ़ रहे हो, आप डेटा पढ़ रहे हो। इट्स लाइक आप विजन की मैगजीन पढ़ रहे हो, डेटा। कुछ समझ आता है? कुछ समझ नहीं आएगा आपको। वो आपसे पूछ क्यों रहे हैं? पहला क्वेश्चन, आपकी आर्गुमेंटेशन पावर क्या है? ई टेक्नोलॉजी पे अगर क्वेश्चन आया है तो क्या आपके दिमाग में ये आया है कि हमें ई टेक्नोलॉजी चाहिए? नो डाउट। क्या स्पेस पे चाहिए? और रिंगटोन नहीं आती आजकल,
हर दिन 6000 लोग शिकार हो जाते हैं साइबर फ्रॉड का। तो क्या हमें इस स्पेस पे चाहिए भी ये टेक्नोलॉजी या नहीं चाहिए? क्या आप ऐसा सोच पाते हो? समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं एनालिटिकल थिंकिंग। आप सोचते कैसा हो? ई टेक्नोलॉजी है क्या? लेट्स अज्यूम क्वेश्चन आता है सक्सेस पे। तो क्या आप सक्सेस को डिफाइन कर पाते हो? सक्सेस क्या है? नॉर्मल बंदे के लिए क्या है? अपने गोल्स को अचीव करना। क्या यही सक्सेस है? क्या एक अच्छा करेक्टर बिल्ड करना सक्सेस नहीं है? क्या दूसरों की हेल्प करना सक्सेस नहीं है? क्या अर्थ को प्रिजर्व करके रखना सक्सेस नहीं है? क्या नेशन की ग्रोथ सक्सेस नहीं है? क्या गरीबी हटाना सक्सेस नहीं है? फॉर दैट मैटर क्या मोक्ष सक्सेस नहीं है जो हिंदुइज्म बात करता है? एनलाइटनमेंट, द्विज, क्या वो सक्सेस नहीं है? आप समझते क्या उस चीज को? और सक्सेस अपने आप में एक सब्जेक्टिव टर्म है। हमारे लिए एपीजे अब्दुल कलाम सर सक्सेसफुल है, उनके लिए अब्दुल कादिर खान सक्सेसफुल है। पाकिस्तान, ठीक है, जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब चुरा के बनाया, चोर तो है ही वो, ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, तो उनके लिए वो सक्सेसफुल है। समझ रहे इस बात को? सेम इंसान अब्दुल कादिर खान एंड एपीजे अब्दुल कलाम, आप किसको सक्सेसफुल मानते हो? क्यों मानते हो? एक इंसान की वैल्यूज को लेकर। क्या आप ऐसा सोच सकते हो? ऐसा नहीं लिखने की सक्सेस ये होता है जैसे बच्चे वो गंदे से ऐसे लेके आते हैं। वो आप एग्जामिनर हो तो क्या आप उसको रिवॉर्ड करोगे? उसको रिवॉर्ड थोड़ी ना करोगे आप। यू शुड हैव रिटन योर हार्ट आउट इन द एग्जाम, इजंट इट? ऐसे क्यों मार्क्स देगा आपको? यही रीजन होता है। फिर बच्चे वो पेस्टल पे आ जाते हैं, पॉलिटिकल में सक्सेस ऐसी होती है, इकोनॉमिक में सक्सेस ऐसी होती है। वो थर्ड क्लास तरीका है ऐसे लिखने का। समझ पा रहे हो इस बात को? वैसे ऐसे नहीं लिखने। और ऐसे का एग्जाम पूछा ही क्यों जाता है? क्योंकि भाई उसी में जगह होती है जहां आप अपने आर्गुमेंट्स लिख पाओ। बाकी तो आपको 2 पेज 3 पेज मैक्सिमम आंसर लिखना है, वहां ये थोड़ा लिख पाओगे। तो आपको पहचानेंगे कैसे कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है? आपका जो मन करे वो लो। ये नहीं सोचना कि न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल लेना भाई? नहीं न्यूट्रल लेना है। इफ यू आर अ नेशनलिस्ट देन यू आर अ नेशनलिस्ट। इफ यू आर अ रिलीजियस पर्सन, आप नहीं हो एथीस्ट, आप रिलीजियस पर्सन हो। अब बट आप सभी की रिस्पेक्ट करते हो, लिखो ना रिलीजन के पर्सपेक्टिव से, लिखो ना। अगर लेट्स अज्यूम देयर इज सम क्वेश्चन और उसमें वैल्यूज पे क्वेश्चन आता है, तो लिखो ना कि ईमान जो होता है, ठीक है, उस पर लिखो ना। क्यों नहीं लिखना है ऐसे में? लिखना है। इफ यू आर रिलीजियस, लिखना है। शो योर पर्सनैलिटी, शो ट्रू कलर्स। इफ यू आर ऑनेस्ट, लिखो ना ऑनेस्टी वाला। वो ब्राइवरी मत लिख लेना कोई, ठीक है ना? समझ रहे हो? ये न्यूट्रलिटी के चक्कर में नहीं रहना, ठीक है? ये सब इल्यूजन है, कुछ नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। प्रीलिम्स में कुछ ही सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। इसके अलावा रेयरली कोई टॉपिक आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये 6-7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब आपको बोले कोई डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना हो तो आएगा ही नहीं प्रीलिम्स में। हैव यू एवर सीन क्वेश्चन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट? नो, यू विल नॉट स्टडी इट। यू विल नॉट स्टडी। मतलब अभी 2 मिनट तो एथिक्स क्यों पढ़ोगे? ऑप्शनल क्यों पढ़ोगे? समझ रहे मेरी बात को? ये होता है स्मार्ट वर्क। क्योंकि अगर आपने इस बार केएस देना तो अभी मतलब नेक्स्ट वाला यूपीएससी दोगे तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ। बिकॉज मैं आपको अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं दे सकता कि जो नॉन अटेनेबल हो, ठीक है? थोड़ा मेरी तरफ से भी गलत हो जाएगा, आपकी तरफ से भी गलत हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये बात याद रखना। आपके पूरे ऑप्शनल के नोट्स 200-250 के पेज के होने चाहिए। 4-5 बार रिवाइज करो उसको और हर टॉपिक को छोटे पेजेस में रिड्यूस करते जाओ। पीएसआर के लिए बेस्ट है उत्कर्ष द्विवेदी का ब्लॉग पढ़ना है। उत्कर्ष द्विवेदी पीएसआर के लिए उनका एक ब्लॉग है, इसी पे आंसर राइटिंग पे पीएसआर के। वो टॉपर थे, 314 मार्क्स थे उनके, इतने थे शायद। उन्होंने ब्यूटीफुली बताया है कि कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और कैसे आंसर को अप्रोच करना है। आप टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। टॉपिक वाइज वो कब बनाने हैं? जब आप एक बार ऑप्शन को समझो और उसके बाद 2-3 रीडिंग हो गई हो, मतलब आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ आइडिया हो गया हो कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं, हाना अरेंड क्या बोल रहे हैं, बाकी उनको समझ नहीं आएगा वो पीएसआर का, ठीक है ना? इनका बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। मनुस्मृति क्या बोल रही है, अर्थशास्त्र क्या बोल रहा है, बेसिक आइडिया और कुछ कीवर्ड्स जब आप वो लिख लोगे ना, ठीक है, वही आपको एंड में रिवाइज करना है। आप मल्टीपल बुक रिवाइज नहीं कर सकते।
250-300 पेजेस मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा होता। कंपाइलेशन जो भी आएगी ना अभी तक की, उनको पढ़ लेना और स्किम करना, उनको मेमोराइज मत करना, वेग आइडिया होना चाहिए। मंथली कर लो या फिर ईयरली कंपाइलेशन, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और फिर स्मार्ट वर्क आता है। और क्लासेस में डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है ना, क्लास छोड़ दो, घर बैठो। ऑनेस्टली देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट 2 क्वेश्चन आने, 1 क्वेश्चन, और आपको पता है आंसर कैसे लिखना। किसी को ये बात समझना, यहां आप आते हो, इस चीज को कोचिंग क्यों बोलते हैं, इंस्टीट्यूट को कोचिंग क्यों बोलते हैं, और कॉलेज को स्टडीज क्यों बोलते हैं? किसी को पता है ये चीज? आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट जो आता है ना इंस्टीट्यूशन के साथ, वो यही आता है, आपको पता ही नहीं आप यहाँ करने क्या आए हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड टीचिंग। यहाँ किसी ने ये बोला कि हम आपको टीच कर रहे हैं, यहाँ टीचिंग के लिए पैसा दे रहे हो, आपको कोचिंग के लिए पैसा दिया जा रहा है। आप हमारे टाइम पे इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट था वाजीराम, फर्स्ट डे बोलते थे हम आपको 70% सिलेबस कराएंगे, आप में से सभी क्लास छोड़ के भाग जाए, और उस टाइम उनकी 2 लाख फीस थी 2019 में। फर्स्ट डे बोला था 70% सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे, ये भी नहीं बोला था करवाएंगे, कोशिश करेंगे। आपको पता ही नहीं है आप यहाँ करने का, आपको क्लैरिटी नहीं है बेसिकली। डिजास्टर मैनेजमेंट 2 क्वेश्चन आने हैं, जो भी टीचर ने पढ़ाया होगा, कोई दोस्त तो जा ही रहा होगा, उसके नोट से पढ़ लिया, ठीक है ना। कोचिंग का मतलब आपको गाइडेंस देना है। तो टीचर ने क्या बोला, क्लास में किसी ने, बच्चे ने बोला कि टीचर ने बोला कि क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, तो यही मतलब था उनका। डिजास्टर मैनेजमेंट प्रीलिम्स में नहीं आएगा, और मेंस के लिए आप ट्रस्ट में घर बैठो, 4 घंटे दो, डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा ही नहीं हो। और इसमें कोचिंग की गलती नहीं है, आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कोचिंग को लेके, वो नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप यहाँ क्यों क्या करने आएगा, यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी। यहाँ से सिलेक्शन लेना है ना, पहली चीज सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन लेने की मेहनत आप करोगे, टीचर भी करेंगे, फिर आपको वो बेयर मिनिमम कितना करवाते हैं कि जिस ये कर लोगे बेटा और इसके बाहर मत जाना। सबसे बड़ी कोचिंग क्या है पता, कि बेटा इससे बाहर मत पढ़ना, वरना आप सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हो ना, बिकॉज आपने जिंदगी के 15-18 साल एक टीचिंग इंस्टीट्यूट में बिताए हैं, जहां मैडम आती है, पहले पढ़ने से लास्ट पढ़ने तक पढ़ा के चले जाती है, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। कल को आप टीचर को ब्लेम करोगे, सर आपने तो पढ़ाया नहीं। कोई टीचर ये बोलता ना कि मेरे ही नोट से आएगा, तो गलत बोल रहा है भाई, किसी के नोट से आ ही नहीं सकता। टीचर का काम आपको गाइड करना है। और सच बता रहा हूं, जब आपको समझ आ जाएगा ना कि ये चीज छोड़ी जा सकती है, इसमें कोचिंग की गलती नहीं है, आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। बच्चों को समझना चाहिए वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, गाइडेंस के लिए। गाइडेंस टीचर आपको पहले दिन ही बताएगा। हर टीचर जब आपकी क्लास में आता होगा ना, वो बताएगा बेटा ये हिस्ट्री है, इसके इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन आते हैं। हर टीचर बोलता होगा इस पोर्शन से मेंस में ऐसा आता है, मेंस में इसको ऐसे अप्रोच करना है। पहला दिन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और हिस्ट्री का क्या मतलब हुआ, आपको टाइमलाइन समझाना। वो आपको मेमोराइज ना करवा सकता है हिस्ट्री का टीचर। अब 2 साल क्लासेस लगा लो हिस्ट्री, कोई भी आपको मेमोराइज नहीं करा सकता। जिंदगी भर कोचिंग थोड़ा करनी है। एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी इंस्टीट्यूट को लेके, पहले वो तो सही रखो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो सबसे पहले। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेहनत, समझ रहे हो। और मुझे एक्स्ट्रा करना है बाकी बच्चों से। अब क्लास में अगर 30 बच्चे भी हैं तो 30 के 30 अपना सेलेक्ट होंगे। क्यों? उनकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। वो आए हैं टीचिंग के पैटर्न से, 15 साल वो स्कूल में रहे, नर्सरी में मैम हाथ पकड़ के ABC लिखवाया, फिर वही कॉलेज में गए, ठीक है। किसी ने जो भी किया होगा, मास्टर्स भी की होगी। वो तो क्या है, वो क्लास में आएंगे, पूरा डिक्टेट करवा के चले जाएंगे। वो थोड़ी ना यहाँ पे। आप लॉजिकली सोचो, ऑप्शनल 6 महीने लगते हैं पढ़ाने को, ऑप्शनल मास्टर्स तक का आता है। किसी का साइंस बैकग्राउंड है ना अगर, तो विच मीन्स उसको 11th से लेके मास्टर्स तक का सिलेबस 6 महीने में कवर करना है। आपको क्या लगता है टीचर उसको सब कुछ पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। आपको वो गाइड कर सकता है बच्चा, समझ रहे मेरे भाई। और केवल गाइड कर सकता है। आपकी एक्सपेक्टेशन सही होनी चाहिए टीचर्स के साथ, व्हाई यू आर हियर।
और जब आपकी एक्सपेक्टेशन और टीचर की एक्सपेक्टेशन मीट करेंगे ना, देन ओनली आप रिजल्ट दे सकते हो। टीचर किसी और एक्सपेक्टेशन से पढ़ा रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है, वो फेल हुआ है, उसने सीखा है अपनी गलतियों से कि इस चीज को हमें ऐसे करना है, समझ रहे हो। और आपकी एक्सपेक्टेशन अभी वो कन्वेंशनल है, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने वाली, तो वैसे थोड़ी नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलता है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ट्रस्ट मी, आप जितने बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, वो ये बोलेंगे हम 70% सिलेबस कराएंगे। ट्रस्ट मी, पहले दिन ही बोलते थे वाजीराम में, फर्स्ट डे। यहाँ बैठे मेजोरिटी बच्चे क्लास में ना आए फिर तो इस हिसाब से जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, वैसा नहीं होता। यू मस्ट नो व्हाई यू आर एट सम प्लेस। यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, डाउट और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप ही का काम आएगा। हाँ जी भाई, किस चीज को लेके? मेंस को लेके। आप प्री दे रहे हो ये वाला, दोगे या नहीं दोगे? जो देना है ना तो प्री पे फोकस करो, मेंस पे टाइम हम आ जाएंगे। मैं इधर नहीं हूँ अभी, अगर मैं नहीं गया तो मैं ऑनलाइन सेशन दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे इतना तो मान ही लेंगे मेरा, ठीक है ना। आपको लिटरली जो इस बार मेंस हुआ है ना, लगभग 40-45 बच्चे आए थे, उसमें मेजोरिटी बच्चे जिन्होंने 3-3 बार मेंस लिखा है, और मैंने सबसे बात की थी, आई विल गिव यू ब्लूप्रिंट कि मेंस को अप्रोच कैसे करना है। 4 months आर सफिशिएंट प्रोवाइडेड आपका एस्थेटिक्स और थोड़ा ऑप्शनल रेडी हो, समझ रहे हो इस बात को। उसके बाद कुछ नहीं है मेंस, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। GS 1 2 3 में तो मैं ऐसे करवा दूंगा, कुछ भी नहीं है वो, समझ आया सभी को? और कोई डाउट? देखो क्या करो, आपका पहला फोकस रिविजन्स होना चाहिए, कि जितनी भी रिविजन्स कर पाओ ना उतनी कम है, ये समझो बस बात को। सबसे पहले रिवीजन करनी कैसे है? हर बार रिवीजन करने से पहले ना PYQ देखनी है, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के हो, ठीक है। दोनों के PYQ देखे और उनको रिवाइज किया, अपने आप को एग्जाम साइकिल के अकॉर्डिंग ओरिएंट किया। जब आप ये कर लोगे ना, आपको 1 साल बाद होगा कम से कम पेपर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका GS 1 to GS 4 तक का चलेगा। पैरेलली अपना ऑप्शनल अच्छा करना स्टार्ट कर दो, ऑप्शनल और ऐसे दोनों अच्छा करना स्टार्ट कर दो। जब आपका नेक्स्ट जब भी फॉर्म अप्लाई करोगे ना आप, उससे पहले ट्रस्ट मी आपका ऐसे एथिक ऑप्शनल हो जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली समझो, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन ऐसे एथिक ऑप्शनल। हमारा मेंस कितने मार्क्स का होता है? 1750। इसमें ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल 1000 मार्क्स के, समझ रहे हो? मोर देन 50%, लाइक 55-60% यही है। जो बचा हुआ GS 1 2 3 है ना, उसमें भी आपका प्रीलियम में बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो? तो जब तक आप फॉर्म ही अप्लाई करते हो ना, आपके ये 3 बहुत अच्छे हो जाने चाहिए, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। पैरेलली चलते जाओ, रिविजन्स करते जाओ GS 1 to GS 4, और इनको चलाते जाओ। अच्छी डिमांड बनाओ। आपके पास इतना टाइम है कि आप टारगेट कर सकते हो कि मुझे चाहिए 300 नंबर है ऑप्शनल में, मुझे लेने ही लेने हैं 300 नंबर। ये माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे तो 300 आएंगे और मैं उतनी मेहनत की है, फिर ही आएंगे। 300 नंबर लेना बहुत मुश्किल है। सबसे आसान ऑप्शन में 250 नंबर लेना, किसी के भी आ जाते हैं, 2 बार पढ़ो 250 आ जाएंगे। 250 से 260-70 मेहनत लगती है, उसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है। दैट हाफ मार्क एक्स्ट्रा ना जान निकाल देता है, उसमें सच में दम चाहिए। आधा 1 नंबर हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लेना। 19 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में लिखने वाले, 19 ही दूसरे में, लगभग 38 मार्क्स। तो 260 से आगे 38 मार्क्स जो आगे बढ़ाते हो ना आप, ये 270 से 300 पार जाने के लिए, उसमें वाकई बहुत दम लगता है। तो आपको टारगेट होना चाहिए कि मुझे 300 तो लेनी ही है ऑप्शनल में, फिर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। और फर्स्ट अटैम्प्ट का सिलेक्शन जो मज़ा है ना, उसका कोई मज़ा नहीं है। सच बता रहा हूँ आपको, बहुत मज़ा आएगा आपको, सच में मज़ा आएगा। घर वाले बोलेंगे हमारा बेटा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, ठीक है ना, वो अलग प्राउड आएगा। ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब आपके घर वाले आपके नाम पे ब्रैग करेंगे, ओ हमारा बेटा है, हमारा बच्चा। जिस दिन
अभी तो क्या बोलते हैं, आपके पापा के नाम पे आपकी पहचान है, जिस दिन आपके पापा की पहचान आपके नाम पे होगी ना, उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करो। जब पॉलिटी खत्म होगी ना, जो भी आपने पहले पढ़ा, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसको फिर रिवाइज करो अच्छे से। अभी नहीं, पहली बात, आप क्या ही लिख लोगे, आपने तो एक ही कंपोनेंट पढ़ा है, ठीक है, लिख सकते बट लिख नहीं पाओगे, ट्रस्ट मी। इसके पीछे रीजन है, ऐसा कौन सा इंसान है जो यहाँ बैठा है जो ये बोल सकता है कि मैंने एक बार पढ़ लिया और मुझे सब आता है? कोई भी नहीं हो सकता। फॉर दैट मैटर एक ही हो सकता है, भगवान ही हो सकते हैं, और कोई हो ही नहीं सकता। नॉर्मल इंसान ना, आप 200 IQ वाले को ले आओ ना, वो भी नहीं बोल सकता कि मैंने एक बार पढ़ लिया और मुझे सब आता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसको कुछ मिनिमम अमाउंट टाइम चाहिए। अब होगा क्या, आप क्वेश्चन उठाओगे, आंसर लिखोगे, आपको दिमाग में कुछ नहीं आएगा, आपको लगेगा मैं पढ़ा तो था, सर ने पढ़ाया भी अच्छा था, ठीक है, बट मेरे से आंसर नहीं लिखा जा रहा, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। लिटरली नोबडी नोज माय डार्क सीक्रेट्स। किसी को नहीं बताना चाहिए, आपके भी नहीं बताने चाहिए, किसी को बताना ही नहीं है, ठीक है ना। और खुश रहना हमेशा, पहली बात। वो बोलेगा नहीं, हमारा एक फ्रेंड है सुचित शर्मा नाम है उसका, अभी कल ही मिला मेरे को, आया हुआ जम्मू, तो उसने बड़ी प्यारी सी बात बोली। हम लाइब्रेरी में एक साथ है, वो 21 में सेलेक्ट हुआ था 146 रैंक, उसी की बात कर रहा था मैं, असिस्टेंट कमिश्नर की। तो बोलते हैं यार जब मैं नया नया था ना, तब उसकी थोड़ी हाइट छोटी है, तो बच्चे मजाक लेते थे उसका, बच्चे बोलते तू बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है, तो सब UPSC देगा ये ना। कल मेरे को वो बात कर रहा था, हम थोड़ी ऐसे वॉइस टॉक ना, दैट इमोशनल टॉक कर रहे थे थोड़ी सी, तो किसी बंदे का नाम लिया, उसने ऐसा बोला था, या तो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये थोड़ी ना होता है, वो थोड़ी ना होता है। अब वही बंदा उसको सबसे ज़्यादा फोन करता है, ठीक है। बोलता मैंने उसको कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, सुजीत इज अ वेरी नाइस पर्सन, तो बोलता मैंने कभी इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपको भी रिस्पॉन्ड नहीं करना, कभी भी नहीं। जस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी, ब्लिस होना चाहिए आपके सोल में, आपके इंटरनल इतनी पीस होनी चाहिए ना, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। तो बड़ी माइनर सी चीज़ें, नोबडी कैन डिफीट यू until and unless you want. Nobody means nobody. और मैं तो मानता हूँ मुझे हराने के लिए भगवान को ही आना पड़ेगा, इंसान तो नहीं हरा सकता मेरे को, उस लेवल का कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये सच बात है। Nobody cannot defeat me, ये माइंडसेट होना चाहिए, और मुझे हराने के लिए भगवान को ही कॉन्स्पिरेसी करनी पड़ेगी, इंसान से तो नहीं हारता मैं, ये सच बात है, ऐसा ही फील होना चाहिए। और कोई डाउट? हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। मेरे पास, मुझे लगता है कि ज्ञान की अब आप लोगों के पास कमी है नहीं, और जितने भी यहाँ ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, हमारा इंटरेक्शन होता रहता है और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते रहते हैं। मुझे संजीव सर की एक बात याद आ रही है, जैसे आप लोगों ने बोला ना कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। तो जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो मैं पहले भी बोला होगा ये, और फिर इनका जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद मैंने इनको पूछा था, इनफैक्ट इनको पूछा, फिर अक्षय को भी पूछा जो इस बार सिलेक्ट था। तो मैंने इनको बोला कि आप मैं चाहता हूँ कि हम बच्चों से मिलें और आप बच्चे को बोले कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी वगैरह बताओ। तो उन्होंने बोला उसमें बताना क्या है, मतलब मैंने बोला कि उसमें बताना ये है कि उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है। इनका सिंपल फंडा था, उठना है, पढ़ना है और सोना है। तो इसमें बताएंगे क्या, ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर इनका इंटरेक्शन या अदर पार्ट ऑफ हिम ऑल्सो आई डिस्कवर्ड कि ऑरिएटर अच्छे हैं, स्किल्स ऐसे हैं कि जो आप लोग को बेहतर समझा सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर गुड नंबर ऑफ पीपल जो आप लोगों से रेगुलरली मिलते हैं और आप लोग को बताते रहते हैं करना कैसे है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या नहीं चाहिए होंगी। इनकी अपनी जर्नी रही है, उनकी अपनी जर्नी रहती है। तो बट कुछ लोगों को स्किल होता है कि जो बेहतर तरीके से आप लोग को बोल सकते हैं कि आप लोग को तैयारी कैसे करनी है, और बहुत प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। ये मेरा एक बड़ा रीज़न है कि आई जनरली सिट व्हेन वी टेक दिस सेशन, जब इनको बुलाता हूँ सेशन के लिए, वो इस वजह से क्योंकि बातों बातों में मुझे एकेडमी चलाने के लिए, आप लोगों से इंटरेक्शंस के लिए बहुत सारी चीज़ें
ऐसी मिलती रहती है। आई ऑल्सो टेक इनपुट और बाद में मैं लिखता हूँ उनको। तो एक लर्निंग फेज मेरे लिए है, एक लर्निंग फेज आप लोग के लिए है। इन्होंने सारे तकरीबन इश्यूज एड्रेस किए हैं। देखो आप लोग के पास चॉइस होती है, यहाँ हमारे पास और भी बच्चे आ सकते थे, बैठ सकते थे। काफ़ी सारे बच्चे आए होंगे, बैठे होंगे, और काफ़ी सारे बच्चों ने ये सोचा होगा कि नहीं इट इज़ वेस्ट। एक्चुअली ऐसा सोचते हैं बच्चे कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लूँगा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। आपका वेस्टेज ऑफ टाइम सोचना आप वेस्टेज ऑफ टाइम है। मतलब दिस इज़ अ वेरी फ्रूटफुल सेशन। अगर आप लोग को सिविल सर्वेंट बनना है, सेशंस लाइक दिस शुड बी देयर इन योर लाइफ, नॉट ओनली फॉर सिविल सर्विस, ये तो आइसिंग ऑन द केक है, बट फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आपको अदरवाइज भी हेल्प करेगा ये। और इनका एक्सपीरियंस इन्होंने खुद बताया, 9 years ऑफ एक्सपीरियंस फॉर सिविल सर्विसेज। जब से इन्होंने शुरू किया और जब से अब आप लोग शुरू कर रहे हो ना, देयर इज ऑल्दो आप लोग और इनका एज गैप है नहीं, इनके सफ़ेद बालों पे मत जाना आप लोग, वो प्रिपरेशन से हुए होंगे, ज़्यादा है नहीं, बट इन्होंने बहुत अर्ली एज में शुरू किया था एंड देन इट टुक हिम टाइम, जो लगता है इसमें, जो आप लोग को सीखना चाहिए। पॉइंट ये है कि इनकी सोच में और इनके लाइफ के ठहराव में और आप लोगों में, जो मैं लगातार अब बच्चों के साथ डील करता हूँ आप सारे बैचेस में, मुझे ये दिखता है कि आप लोग इम्पेशेंट हो जाते हो प्रिपरेशन को लेके, जल्दी ख़त्म करना। यहाँ मुझे कम समझ में आ रहा है, हालांकि जब क्योंकि मैंने आप इनको इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए और आप लोग को एक एडिशनल हेल्प के लिए कि जितना टाइम इनसे मिल सके जब तक इनको वापस ज्वाइन करना होगा, ये हमें टाइम दे। और आप लोगों में जैसे इन्होंने बोला कि किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम आ रहा है या किसी बच्चे को इन जनरल टाइम मैनेजमेंट को या इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट शुरू से करता आया हूँ और अब इन्होंने फाइनली इस चीज़ के लिए पार्शियली अग्री किया है कि ये टाइम देंगे। और मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आप लोगों को जितने लोगों का भी अपेयर होना है, जितने लोगों को मदद चाहिए होगी इस एग्ज़ाम के लिए, ही इज़ गोइंग टू हेल्प यू देयर एटलीस्ट फॉर अ वाइल, जब तक ये यहाँ पर है, जिसमें हम ऐसे का हम बाहर के बच्चे भी अगर आना चाहते हैं, बाहर का अगर कोई बच्चा हो गया यहाँ पर बैठा हुआ, वो ऐसे का इनको स्पेशली 5-6 क्लासेस में हम कंक्लूड करेंगे। उसमें हम टेस्ट सीरीज ऐसे को लेके जैसे मैंने बात किया है वो भी करेंगे। कैप्सूल कोर्स टाइप का इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं, जो जिसको मीन्स आंसर राइटिंग या ऐसे वगैरह में हेल्प चाहिए होगी। प्लस अपने बच्चों के लिए तो ऑफ कोर्स इट इज़ देयर, जो आप लोग को नेचुरली हमने कोर्स में ऑलरेडी बोला होता है, और इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्सन लाइक हिम कि वो अवेलेबल है तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो इन्होंने एक चीज़ एड्रेस की है, इन्होंने जो मुझे क्लिक की है रिसेंटली, ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जो क्लासेस में बच्चे बोलते हैं कि नहीं सिलेबस पूरा कवर नहीं करवाया जाता। 2 चीज़ों की वजह से आप लोग ऐसा बोलते हो। एक कि ऐसा आप सोचते हो कि हमारा कोई हिडन एजेंडा है कोर्स कवर ना करवाने का। दूसरा है कि आप लोग दूसरों से पूछते हो और कंफ्यूज हो जाते हो उस चीज़ को लेके। व्हेन यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड अस, उसके बाद हमने तो ये आप लोगों को बोला है कि अगर कोई भी टॉपिक्स हैं, इवन दो दे आर लेस इम्पॉर्टेंट और स्लाइटली जिनको अवॉइड किया जा सकता है, आप लोग को लगता है कि उनको भी कवर करवाना चाहिए, विल गिव यू टाइम फॉर दोज टॉपिक्स ऑल्सो। बट जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, मैं ये देखता हूँ कि अजीब सी चीज़ डेवलप हो चुकी है बच्चों में कि नहीं ये तो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ हुई है कि जो हमें पढ़ाई नहीं गया। मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं किसी सब्जेक्ट का, मैं उसमें इतना आइडिया खुद नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि हमने एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके लेक्चर प्लान्स बनाए हैं टीचर्स के लिए, स्पेशली वो जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए, कि लेक्चर प्लान्स उसी हिसाब से डिज़ाइन किए होते हैं जो रिसेंट ट्रेंड हो। मतलब जो भी कोचिंग इंडस्ट्री ने R&D की होती है ना, तो वी कीप फोकस ऑन दैट कि कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती। जैसे संजीव सर ने ये बोला है कि वाजीराम में उनको पहले ही बोला गया है कि हम 70% ही कराएंगे। वाजीराम का एक टाइम में ऐसा नाम था कि वहाँ जाता था इंसान खुद भरोसा करता था। हकीकत वही है कि मैं नहीं बोल रहा कि हम 70% ही आपका अचीव करने का, मैं ये बोल रहा, मैंने कभी किसी को बोला नहीं है ऐसा, बट ये हमेशा बोला है कि सारी चीज़ें नहीं हो सकती। यूपीएससी में 1 साल के अंदर
पता ही नहीं होता एग्जाम में आएगा क्या। तो वो सारी चीज़ें जो कवर होनी चाहिए R&D की वजह से, हमारे टीचर्स के अपने एक्सपर्ट ओपिनियन की वजह से, हमारे लेक्चर प्लान्स की वजह से, सिलेबस की वजह से वो हम कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग को कुछ टॉपिक छूटे हुए होते हैं, वो हम उसके बाद कवर करवाएंगे। Whosoever is studying here should know this too। आप लोगों को हद से ज़्यादा पेशेंस डेवलप करने पड़ेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हो चीज़ों को लेकर। सपोज यू एंड आई हैव अ डिसएग्रीमेंट ऑन समथिंग, हम डिसाइड करते हैं कि ओके विल गिव इट सम टाइम, हम थोड़े टाइम के बाद इसको डिसाइड करेंगे। मैं कई बार इन दिनों में, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, शायद उस सिचुएशन में आप लोगों को नहीं समझ में आता हो, बट मेरा ये मोटिव है कि आप ये सारी चीज़ों को यहाँ से जाने के बाद रियलाइज करो कि ये आप लोग को हेल्प कर रहा है। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कोई जगह पे वो चीज़ नहीं मिल रही होती है जो आप लोग को इमीडिएटली चाहिए, उसके लिए एक पेज पे आना ज़रूरी होता है और दोनों साइड से एक तरीके से न्यूट्रल ओपिनियंस और एक तरीके से न्यूट्रली उसको देखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी सूरत में ये एकेडमी किसी बच्चे के भविष्य खराब करने के लिए, फ्यूचर खराब करने के लिए थोड़ी है। वी आर देयर टू हेल्प यू। और उसमें 19-20 हो सकता है, ऑफ कोर्स आई एग्रीड एवरी टाइम कि आप लोगों को जो बेहतर हो सकता है, वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स। आप लोगों में क्योंकि कल एथिक्स का और बाकी सारे पेपर्स देखोगे, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है, और उसकी इंट्यूशन से आपको पता चलेगा। ऐसा कोई नई चीज़ उसके लिए नहीं इजाद की गई है कि जिससे आपको पता चलेगा। मेरे इंटेंशंस या इस एकेडमी के इंटेंशंस पे आप चलो, हमारे इंटेंशंस आप बेहतर कर सके। कोई हमारे पास बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि सपोज ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं, उनको इनिशियली ज्योग्राफी की क्लास समझ में नहीं आती, उन्होंने साइंस पढ़ा होता है, कोई और सब्जेक्ट पढ़े होता है, वो बोलते हैं ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, मैं इसमें नहीं बैठूंगा, मैं अपने घर जाके बैठूंगा। मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम किस चीज़ को बोल रहे हो? ये प्रोसेस है आपका। अगर इनकी स्टोरी आप बैठ के सुनोगे ना, आप मतलब कई बार तो खुद ही रो पड़ोगे। मतलब ऐसा भी टाइम आ सकता है इसमें। इट इज़ 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, 9 years ऑफ स्ट्रगल। इन्होंने सारा हैप्पी मोमेंट आपके साथ शेयर किया, हालांकि किया नहीं आगे रिजल्ट कैसा आया जब जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये ऐसे इंसान है कि सबको भरोसा था कि इनका हो जाएगा, उस टाइम नहीं हुआ। फिर किस्मत का खेल है, तकदीर का है कि जब सिलेक्शन हुआ तो यूपीएससी में भी हो गया, स्टेट में भी रैंक 1 हुआ। बट इन्होंने मतलब उसको गंगोर तपस्या बोलता है कि जो उन्होंने किया है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। इन्होंने आपको बोला कि सारी चीज़ें करने के लिए, बट वन थिंग आई हैव सीन इन हिम इज हिज पेशेंस। मतलब ऑफ कोर्स डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी तो आप आज भी जाओगे कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में बैठे आपको मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इनको ज़रूरत है। आप तो ये लाइब्रेरी में आप पढ़ते हुए दिखेंगे आपको, या पढ़ाते हुए दिखेंगे, या आप लोगों के साथ बैठे हुए कहीं मिलेंगे आपको। पर मैं कह रहा हूँ कि इनमें इतने सारे पेशेंस हैं कि जो आप लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह डेवलप होंगे भी, और स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ। आप लोग पेशेंस डेवलप करो, बहुत की है इस एग्ज़ाम के लिए कि आप लोग के लिए कुछ चीज़ें नहीं आपके हिसाब से जारी होगी, देन ऑल्सो यू आर कीपिंग पेशेंस। ठीक है। बाकी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हम ऐसा कोर्स जो है लॉन्च करने वाले हैं विद इन दीज डेज। हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे जो बाहर के स्टूडेंट्स उसमें आना चाहते हैं, कि जिसमें संजीव सर को हमने बोला कि ऐसे के कुछ क्लासेस ये करेंगे और मेंस के आंसर राइटिंग को लेके फोकस करेंगे। और जो हमारे यहाँ इन हाउस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट थिंग इज दैट ही इज़ अवेलेबल फॉर सम टाइम। तो ये रेगुलरली आएंगे, और जिनको हम जब बोलेंगे ना, आप लोग को अनाउंस करेंगे उसमें ग्रुप्स में, तो द डे विल स्टार्ट, विल अनाउंस इट देयर इन द क्लासेस। और हम मोस्टली उन बच्चों को अभी ले लेंगे जिनका अभी शुरू हुआ, उनको ज़रूरत नहीं है, बट जिनको आने वाले टाइम में एग्ज़ाम्स में अपेयर होना है, इस साल भी और अगले साल भी, हम पहले उनको प्रेफरेंस देंगे ताकि हम उनकी क्लैरिटी थोड़ी और बेहतर कर सकें। ठीक है। बाकी आप लोगों ने, मैं ये नहीं बोला कि आप लोगों में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, दिस इज ऑल्सो टेस्ट ऑफ पेशेंस कि आप लोग इतने टाइम बैठे हो, एंड हेड्स ऑफ फॉर दैट ऑल्सो कि आसान नहीं है। एंड पूरी एकेडमी में जितने भी बच्चे मुझे दिख रहे हैं, ऑनेस्टली मैं रेगुलरली इन लोगों को देखता हूँ,
और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जगह ही नहीं होनी चाहिए थी, बाहर बैठे होने चाहिए थे बच्चे जब इस तरह का कैलिबर यहाँ आए और आप लोग के हेल्प के लिए आता है। मैं चाहता हूँ सारे लोग पार्टिसिपेट करते रहे, बट इंशाल्लाह वो भी समझेंगे जल्दी। और आप लोग को बेस्ट विशेस फ्रॉम अस, और ये जो कोर्सेज के बारे में हम आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।